कई लोगों ने कहा कि बीजेपी भी पलटवार की तैयारी में है। अभी ये सारे नेता सपा में जा रहे हैं तो बीजेपी भी कुछ बड़े नामों को जल्द शामिल करवाएगी। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा का नाम, क्या अपर्णा आपकी पार्टी से संपर्क में है? मुलायम सिंह यादव जी के पास आप गए थे आशीर्वाद लेने, क्या बातचीत हुई थी? विनेबिलिटी का बड़ा जिक्र होता है आपके यहाँ कि साहब जीतने की क्षमता, और उस चक्कर में 2017 में खूब आपने दूसरी पार्टियों के लोग लिए। अब सब जा रहे हैं छोड़ के और कह रहे हैं कि आप लोग पिछड़ा विरोधी हैं। तो अब क्या हुआ सामाजिक न्याय का? परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार, आरटीओ का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आपको लगता है आपने बतौर मंत्री इस क्षेत्र में कोई काम किया? पॉलिटिकल सम्मान की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। आपके लखीमपुर खीरी से नेता हैं, सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी। आपका बयान है, नेतागिरी का मतलब ये नहीं कि किसी को लूटने या फॉर्च्यूनर से कुचलने आए। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र देव जी अपनी छवि अब हिंदुत्ववादी नेता की भी बनाने चाहते हैं, इसलिए बयान में औरंगजेब, मियाँ जान। कम से कम कानून को तो काम करने दो। आप दरोगा पीटेंगे, पुलिस को पीटेंगे, आप पता लगे ट्रांसफर आपके भी शासन में तो दरोगाओं ने जाके गोरखपुर में मार दिया होटल के अंदर। सब ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी में टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या है। ये आप पत्रकारों का कभी स्वागत कर देते हैं, कभी पत्रकारों से कह देते हैं कि स्नेह बना रहे, फिर वो ट्रोल होते हैं। जमघट, लल्लन टॉप का सियासी मंच जहां पर होते हैं सत्ता के दावेदारों से सब तरह के सवाल। जमघट के इस अंक में हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर जी। अच्छा, इस जमघट में ये आप पत्रकारों का कभी स्वागत कर देते हैं, कभी पत्रकारों से कह देते हैं कि स्नेह बना रहे, फिर वो ट्रोल होते हैं। देखिए, जो ट्रोल करने वाले करते हैं, जो जीवन का व्यवहारिक सत्य है, एक दूसरे का सम्मान करने की परंपरा, ये समाप्त होने पे। भारत की संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, एक दूसरे का सम्मान करने की परंपरा रही है इस धरती पर। और इस धरती पर एक दूसरे को सम्मान करते हैं। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, माता पिता परिवार, गांव, फिर परिवार से बड़ा गांव, गांव से समाज, समाज से जनपद, जनपद से राज्य, राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व का कल्याण के लिए, और सभी कल्याण की बात लोग करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करने की परंपरा बनी रहनी चाहिए और पत्रकारों से स्नेह और आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए। वो भी इस अंग है, इस समाज का एक अंग है, वो भी इसी समाज में रहता है। अच्छा जी, स्नेह और आशीर्वाद की बात हो रही है स्वतंत्र देव जी, तो सवालों की तो फेहरिस्त बहुत है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के पास आप गए थे आशीर्वाद लेने, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, क्या है, उस समय दुखद घटना थी जी। हमारे राज्य के एक लोकप्रिय नेता, जो पार्टी को एक यहाँ से ऊपर तक पहुँचाया जी। और एक समय ऐसा था कि लोगों ने बहुत परिश्रम करके पार्टी को खड़ा किया। कल्याण सिंह जी की बात कर रहे हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी इस राज्य के हमारे लोकप्रिय नेता थे, पिछड़े समाज से थे, लोधी समाज से थे, और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सरकार की कुर्बानी दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन वो झुके नहीं किसी के सामने। उनका एकाएक देहांत हो गया। देहांत होने के बाद स्वाभाविक है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी को आमंत्रित करना पड़ता है श्रद्धांजलि सभा में जी। तो मैं बहन जी को भी फ़ोन किया था, बसपा नेता मायावती जी को, तो वो सतीश जी को भेजा था। अच्छा। सपा के मुखिया को भी फ़ोन किया, अखिलेश यादव जी को। हाँ, बातचीत नहीं हो पाई। अच्छा। हाँ, फिर नेताजी से मैं मिलने गया स्वयं, तो नेताजी अस्वस्थ थे, उनकी आने की इच्छा भी है थी, लेकिन अस्वस्थ रास्ते थे उस समय, तो आना जाना नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सम्मान दिया उन्होंने और प्रेम से बात किया। देखिए, वह भी एक राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता है जी, और अच्छी बातचीत हुई, और उन्होंने मतलब टोपी नहीं लगाया सपा का जब तक मैं बैठा रहा। अच्छा। राधे राधे का पटका ही डाले रहे। पटका डाले रहे। हाँ, जो पटका। कई लोगों ने बताया जो इस मामले की जानकारी रखते हैं कि उन्होंने कुछ आपसे ये भी कहा कि तुम सपा में आ जाते तो ठीक रहता। ना, वो बोले कि
तुम्हारे लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन तुम बहुत परिश्रमी हो और पार्टी के प्रति समर्पण हो। तो मुलायम सिंह यादव ने संपर्क किया था आपसे आपके शुरुआती नहीं, दिनों कभी में? नहीं। तो वो बोल रहे प्रयास किया अब था। पता नहीं है कहाँ प्रयास करते रहे, लेकिन वह कुल मिलाकर बोले बहुत परिश्रमी हो, इसी तरह अपने पार्टी के लिए काम करते रहो। हाँ, ये बात बढ़िया। पार्टी की बात हो रही है, अभी आपकी पार्टी खबरों में है, देश की सत्ता चला रही है और अभी तक तो प्रदेश की भी चला रही है। अगली बार चलाएगी या नहीं, ये उत्तर प्रदेश के मतदाता 10 मार्च को फैसला सुनाएंगे। दिल्ली में आप लोग हैं, बड़ी खबरें निकल रही थी दिल्ली से, मीटिंग हो रही है, एक राउंड, दूसरे राउंड, फलाने जी पहुंच रहे हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंच रही हैं, संजय निषाद पहुंच रहे हैं। कब सूची रिलीज करेंगे, कितने चरणों में रिलीज करेंगे और असंतोष को कैसे थामेंगे? बड़ी खबरें हैं, इतने विधायकों का टिकट कटेगा। सूची तो केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हाँ एक जिम्मेवारी सौंप दी जाती है संसदीय बोर्ड द्वारा, फिर तय होता रहता है कब सूची निकलेगी। लेकिन इधर 3 चरणों की एक तरह का सूची पर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण का है जी। और जो आवश्यकता होगी फिर हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद फिर सूची अपना जारी होगा धीरे धीरे। मकर संक्रांति का इंतजार था। ये स्वाभाविक रहता है, हम लोग देखते हैं त्यौहार, परंपरा, शुभ दिन क्या है, हाँ ये सब देखना पड़ता है। ये कई कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं, उन्होंने हमसे कहा भी कि जब स्वतंत्र देव जी से बात करें तो पूछिएगा ज़रूर। सब राजनीति में है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ये कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेके और बूथ लेवल तक, कि जी हम तो कार्यकर्ता हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी में टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या है। कोई कहता है सर्वे होते हैं, प्रदेश से सर्वे, कोई कहता है नहीं गुजरात से अलग टीम आई है उसका भी सर्वे है जो अमित भाई शाह के पास जाता है, फिर दिल्ली के सर्वे होते हैं, फिर कोई कहता है जिले से नाम जाता है पैनल, क्षेत्र से, संघ का भी बताते हैं एक पैनल जाता है। तो जरा कार्यकर्ताओं को बता दीजिए कि उनको अगर टिकट के लिए आना है तो ये कौन कौन से पैनल और सर्वे का ख्याल रखें। कोई ज़रूरत नहीं, कार्यकर्ता काम करते हुए घर बैठे हुए, और कार्यकर्ताओं को सीधे बता दिया जाता है कि आपका टिकट फाइनल हो चुका है। यहाँ न किसी को परिक्रमा लगाने की न आने की जरूरत है। कितना भीड़ लगा है आपके कार्यालय में, सब जगह मंत्रियों के। स्वाभाविक है, वह आते हैं, संवाद संपर्क होना चाहिए लोगों का, लेकिन वह ऐसा नहीं कि टिकट ही मांगने आ रहे हैं जी। एक सुझाव भी देने आते हैं, इच्छा भी जाहिर करते हैं और जिले के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे तो अच्छा है। तो स्वाभाविक आप देखे हैं, राज्यपाल तक घर बैठे बैठे लोग बन जाते हैं, यहाँ घर घर बैठे राज्यसभा में चले जाते हैं। पता नहीं रहता है लोगों को, शाम को बताया जाता है कि तुम अपना पूरा बायोडाटा और सब कंप्लीट करके दे दो। ये पार्टी अपने में एक तरह का दूसरे प्रकार की पार्टी है, अन्य पार्टियों से अलग है। बाकी तो दलदल है, ये दल है, ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति है और लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है। कई लोग कहते हैं कि स्वतंत्र देव जी को पता तो रहता है पर वो बताते नहीं है। सर्वे होते हैं पार्टी में। देखिए पार्टी में गडकरी जी वाला जो फॉर्मूला है, कार्यकर्ता नीचे तक है, मानो मंडल अध्यक्ष है, मंडल का प्रभारी है, बिल्कुल, जिला अध्यक्ष जिले का प्रभारी है, विधानसभा का प्रभारी है, क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रभारी है, और बहुत बड़ा बूथ समितियां हैं, फौज है। सब धीरे धीरे अनौपचारिक चर्चा में लोग चर्चा करते रहते हैं इसी, और साल भर 365 दिन चलने वाली पार्टी है, इसलिए आराम से लोग नीचे तक चलते रहते हैं। आपस में चर्चा संवाद रहता है, उसी संवाद से नाम निकलते बढ़ते रहते हैं, पैनल बनते हैं, निकलते बढ़ते रहते हैं। वो जिलाध्यक्ष के दिमाग में रहता है, जिला प्रभारी के अपना दिमाग में रहता है, उसी हिसाब से फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रभारी, फिर वो जो सूची देते हैं उस पर डिस्कशन होता है, संवाद होता है, फिर सामाजिक समीकरण है, किस आधार पर देंगे, तो एक गुलदस्ता है, सजाना पड़ता है। इस जिले में भाई इनको बुलाई, तो कभी सामाजिक समीकरण के चक्कर में तो ये सब होता है। फिर पूरा विचार विमर्श करने के बाद स्वतंत्र देव जी, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ, इस सारी प्रक्रिया में क्या सर्वे भी इन्वॉल्व रहते हैं? बड़ा हल्ला सुना है, बता दीजिए। रहता है, सर्वे भी रहता है, सर्वे भी रहता है। आपने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक समीकरणों की बात की। लोगों ने कहा 2017 में बीजेपी को बड़ी चिंता थी कि सामाजिक समीकरण दुरुस्त रहें, तो जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर पिछड़ा समाज, दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा, एक जो लंबे समय तक ठप्पा लगा रहा था कि पहले कहा गया बनियों की पार्टी है, फिर स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई तो कहा गया कि बनियों और ठाकरों की पार्टी है, जब सत्ता की दावेदार हो गई
राम मंदिर आंदोलन के बाद तो ब्राह्मणों की भी पार्टी हो गई, गोविंदाचार्य के ज़माने में सोशल इंजीनियरिंग हुई तो लोध और तमाम पिछड़े समाज के लोगों को भी जोड़ा गया और दलित समाज के भी। लेकिन फिर पार्टी क्रमशः नीचे गई और जो रिवाइवल हुआ तो उसमें इस बात की चिंता की गई कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति दलित वर्ग है, उसको समायोजित किया गया। और दूसरा विनेबिलिटी का बड़ा जिक्र होता है आपके यहाँ कि साहब जीतने की क्षमता, और उस चक्कर में 2017 में खूब आपने दूसरी पार्टियों के लोग लिए। अब सब जा रहे हैं छोड़ के और कह रहे हैं कि आप लोग पिछड़ा विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी साहब, ये तो मंत्रियों के नाम है, विधायकों की अलग सूची है। तो अब क्या हुआ सामाजिक न्याय का? देखिए, ये आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो शब्द बोले आप कि ये एक जाति व जाति, जनसंघ काल से भी आप देखेंगे पूरा यादव समाज, बैकवर्ड समाज, सामान्य वर्ग, वैश्य समाज, यानी सभी वर्गों के लोग जनसंघ में थे। आप देखेंगे उस समय भी जनसंघ में भी सरकारें हमारी बनती थी। लोहिया पैक्ट के आधार पर हमारा 67 में 5 राज्यों में गवर्नमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय समृद्ध सरकार बनी थी और जनसंघ के लोग जीते थे उस समय। जनसंघ के कई विधायक रहते थे, हर जिलों में रहते थे। फिर जनसंघ के लोगों के होने के चक्कर में मंत्रिमंडल में टूट होती थी, सरकारें गिरती भी थी। वो तो विषय, क्योंकि इतने हम लोग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। कांग्रेस का अपना ताकतवर पार्टी थी, कांग्रेस का दुरुपयोग था। जनसंघ के कार्यकर्ता जब गाँव में काम करने जाते थे, लोग स्कूटर तक तोड़ देते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैसे संगठन को खड़ा किए, रात दिन प्रवास करके कैसे इस स्तर पर सरकार ले गए। 68 में उनकी हत्या भी हो गई रेलवे स्टेशन किनारे मुगल सराय में। तो उन परिस्थितियों में फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, पार्टी बनी, अलग से जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हुआ, फिर जनता पार्टी से टूटे, फिर 80 में पार्टी का निर्माण हुआ, फिर अटल जी के पार्टी को लेकर फिर 2 सीटें पर अटके। कैसे इस पार्टी को धीरे धीरे अटल जी ने तपस्या करके, लोग चिढ़ाते थे हमारे दो। अटल जी पार्टी का काम करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साहजनक और एक ईमानदारी के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, उस गरीबी में न खाने के लिए भी कभी परेशानी होती थी, भोजन का परेशानी, लैया चना, दिन भर को टहल रहे, कुछ मिला नहीं खाने को, और ऐसे साधारण परिवार से लोग थे और किस प्रकार को पार्टी को लेते यहाँ तक गए। और अटल जी मीटिंग में बोलते थे, हमेशा अटल जी मीटिंग में बोलते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 1980 में मुंबई में बोला था अटल आडवाणी जी ने। इस प्रकार की परिश्रम और पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, उसमें कुशाभाऊ ठाकरे, भंडारी जी, राजमाता विजय सिंधिया, मतलब इतने लीडर थे उस समय जो तपस्या करने, मतलब एक तरह तपस्वी टीम थी। तो जनसंघ का जो आधार है और भारतीय जनता पार्टी का आधार था, एक कार्य पद्धति थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी क्या सर जी, प्रवास और जो संवाद था। प्रवास में भी चारपाई पे लेट जाते थे भाई, गांव में ही बैठे हैं, 2-2 घंटा गपशप कर रहे हैं, वास्तव में एक आनंद था। राजमाता जी को मैं बुंदेलखंड में देखा। पार्टी क्या है, एक विचारधारा के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा है। और जब से जनसंघ और बीजेपी बनी और आप देखे हैं और आप स्वयं पार्टी को नज़दीक से इस विचारधारा को समझे हैं, मतलब जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और राष्ट्र के इशू पर और गरीब के कल्याण के लिए हमेशा पार्टी ने संघर्ष किया। और शुरू से रचनात्मक काम में पार्टी लीन रही। मतलब कार्यकर्ता कैसे सेवा भाव से काम करे और रचनात्मक काम करे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी और इनके साथ इनके नेतृत्व में बहुत नेता, जनसंघ के समय बहुत नेता, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे 5 साल मंत्री रहते हुए। देखिए, पार्टी में लोग आते जाते हैं, लगा रहता है। जो दूसरे पार्टी चाहते हैं कि हमें सरकार बनाना है, कुछ आना है, तो हमारी विचारधारा से लोग जुड़ने आते हैं और पार्टी में भी आते हैं। और नहीं बना, उनका अपना जीवन कैसा है, किस लक्ष्य के लिए आए हैं। आपका आखिरी बार उनसे संवाद कब हुआ था? कुछ लोगों का अपना संबंध रहता है कि मैं और मेरा परिवार, कुछ लोगों का होता है कि पार्टी, कुछ लोगों का होता है सदनदेव जी। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो परिवार 2017 में भी था, इसीलिए बेटे के लिए टिकट मांगा था, ऊंचा हाल से, तब तो आपने स्वीकारा था। तभी स्वीकार सभी को हम लोग करते हैं। और समाज के सब वर्गों का नेतृत्व पार्टी में रहता है।
आसनी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्यता, ये सब मैंने मान लिया। और आज नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण बंगारू दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये पार्टी स्टिंग ऑपरेशन में फंसे तो हटा भी दिए गए। पार्टी देखिए अलग विषय है, किस उसके प्रकार बाद से कोई दलित वो अध्यक्ष नहीं बना। ईमानदार नेता कैसे फंसाए गए लोग, 1 लाख चंदा का कैसे लोग किए, हमारे ईमानदार नेता थे और वो अपने आप फिर वो बेचारे इस्तीफा दिए। लोगों ने उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया मनगढ़ंत कि उनको बेचारे को इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे से कार्यकर्ता तपस्या करते करते यहाँ तक पहुँचता है, कोई वंशवाद की पार्टी नहीं है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता कैसे पहुँचता है, 30-30 साल जीवन लगा देता है। अध्यक्ष जी, मैंने आपकी सब बातें मान ली, कार्यकर्ता, परिश्रम, विचारधारा। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, ये जो मंत्री इस्तीफा दे के गए हैं, इनके मान मनव्वल की कोशिश हुई या आप लोग पहले ही मन बना चुके थे कि इनको जाना है? देखिए ये सब हम छोटी मोटी बातें हैं, छोटी बातें हैं, छोटी बातें हैं। तो आपके देखिए कार्यकर्ता के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, हमारा बूथ समिति बहुत सक्षम होता है और बूथ समिति के आधार पर हम लोग बड़े बड़े स्थानों पर, जहाँ जैसे हमारे स्थान जहाँ शुरू से ही संघर्ष केरल और बंगाल में भी ये जो विचारधारा रहते हैं, साउथ है जैसे सब, तो कश्मीर है, तो जहाँ कार्यकर्ता अपना संघर्ष करते हुए अपने विचारधारा पर धीरे धीरे एक एक ईंट, एक एक गारा को जोड़ते हुए महल का निर्माण करता है, तो कार्यकर्ता परिश्रम करता है और फिर खड़ा करता है। लोग आते हैं जाते हैं, लगा रहता है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह कार्यकर्ता उस स्थान पर संभाल लेगा और आपको भी लड़ाएंगे तो वहां पर जीत जाएंगे। हमको मत लड़ाइए, हमको पत्रकारिता करने दीजिए। आपको मतलब किसी को मैं लड़ाऊंगा, वहां पर सक्षम मेरा कार्यकर्ता होता है और लग गया कार्यकर्ता ना। एक आपके कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री भी हैं। आप कह रहे हैं इन मंत्रियों का जाना छोटी मोटी बात है, लेकिन केशव मौर्य ट्विटर पर कह रहे हैं पुनर्विचार करिए, मत जाइए। तो ये जो एक अंग्रेजी में थ्योरी होती है कैरेक्टरिस्टिक वाली, वो है क्या कि स्वतंत्र देव जी कहें पत्रकारों से कि छोटी बात है, मेरा तो कार्यकर्ता तैयार है, और केशव जी कहें कि नहीं मत जाइए, क्या है? नहीं ऐसा नहीं, देखिए उनका ट्वीट है, हो सकता है उनका ट्वीट हो, केशव जी बता पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप हमें छोड़ दिए, हमारी पार्टी छोड़ दिए, तब क्या है विचारधारा? एक अब मेरी पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है और ये समाज का बनाई हुई पार्टी है। मतलब ये गरीबों की पार्टी, दलितों की पार्टी, शोषित की पार्टी। अच्छा, ये गरीब परिवार में जन्म लेने वाले लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। ये बात तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी आदरणीय नरेंद्र मोदी, नहीं लोगों का न मकान है न दुकान है, कुछ भी नहीं है दिल्ली के अंदर। तो ये पार्टी हम लोग चलाते हैं समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी भी पलटवार की तैयारी में है, अभी ये सारे नेता सपा में जा रहे हैं, तो बीजेपी भी कुछ बड़े नामों को जल्द शामिल करवाएगी और उसमें एक नाम ऐसा है जो पहले पन्ने की पहली सुर्खी बन सकता है, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा का नाम। क्या अपर्णा आपकी पार्टी से संपर्क में है? देखिए ये कौन आने कौन जाने वाला है, कौन आ सकता है कौन जा सकता है, ये मैं बता नहीं सकता, अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन हमें पत्रकारिता में सिखाया गया कि अगर कोई इनकार ना करे तो वो परोक्ष रूप से स्वीकारोक्ति होती है। नहीं, इधर कोई जानकारी नहीं, इनकार भी नहीं है, मतलब कोई इनकार भी नहीं बनाना। जो लोग आएंगे एक बार देखकर उनको हम स्वीकार करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर मैं बोलता हूँ कि 2022 के लिए कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है और कार्यकर्ता सक्षम है, मेरा नेतृत्व करने में माहिर है कार्यकर्ता। और मंडल से अपर्णा यादव अगर कार्यकर्ता बन जाए तो आपको एतराज नहीं है? नंबर से लेकर और नीचे तक जो भी पार्टी में आएगा, एक बार सभी लोगों से बातचीत करके एक हमारी टीम बनी है ज्वाइंट कमेटी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, दया शंकर सिंह हैं, तो ये लोग अपना बातचीत। ये आपने बढ़िया 2 नाम ले दिए। मेरे अगले सवाल भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं अध्यक्ष जी। लोगों ने कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी देखिए कितने कद्दावर नेता, कितने पुराने विधायक, 2017 में हार गए तो पार्टी में उनका पुनर्वास नहीं हुआ क्योंकि सुनील बंसल से उनकी ठन गई थी। सत्य है? देखिए हमारे वाजपेयी जी एक लोकप्रिय नेता है और चुनाव लड़े जी, फिर वो पार्टी में जब से सक्रिय और वह नीचे काम करने में, पार्टी में जहाँ उनको भेजा गया, जो कहा गया, वो परमानेंट काम कर रहे हैं। और पार्टी में जितने लोग काम करते हैं
केवल एक लक्ष्य, एक ध्येय, उद्देश्य के लिए काम करते हैं कि एक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति खुशहाल हो, संपन्न हो, और वह एक तरह का खुशहाली जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं, कोई काम ही नहीं। पार्टी में रहने वाला समस्त कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता जब हार जाते हैं अध्यक्ष जी, तो विधान परिषद और राज्यसभा की भी आकांक्षा रखते हैं, तो आज नहीं कल बनेगा आदमी, वो बनता ही है। चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के लिए आश्वासन भी है। देर होती है, अंधेर नहीं है पार्टी में। पार्टी सभी का ध्यान देती है और सब लोगों का ध्यान देती है पार्टी। संगठन मंत्री भले ही कभी कभी ध्यान ना दें, नहीं, सब देते हैं ध्यान। संगठन मंत्री ही और प्रदेशाध्यक्ष मिलकर ही निर्णय लेते हैं। आएंगे इस पर, ये भी काफी चर्चित विषय है, लखनऊ में बड़ी खबरें चलती हैं। दूसरा नाम आपने लिया स्वतंत्र देव जी, दयाशंकर सिंह का। जैसे ये अपर्णा यादव वाली खबर यहाँ के लखनऊ के अखबारों में खूब घूम रही है, वैसे ही एक खबर और घूम रही है, दयाशंकर सिंह बनाम स्वाति सिंह। लोगों ने कहा दयाशंकर सिंह पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन है लोगों का, हम टिप्पणी नहीं कर सकते। दयाशंकर सिंह को आप चुनाव लड़वाएंगे? मतलब ये संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। स्वतंत्र देव क्या है? स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष अकेले कुछ भी नहीं। हाँ, संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। ये अपनी कोर कमेटियां होती हैं, संसदीय बोर्ड। क्या स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है? इसमें तो अध्यक्ष मान लो 2 साल के लिए आए हैं, 3 साल के लिए बनते हैं, एक संविधान है इसका। ये पार्टी मेरी नहीं है, ये पार्टी समाज की है, और ये पार्टी एक एक कार्यकर्ताओं ने तपस्या करके इस पार्टी को खड़ा किया। अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात मानना चाहता हूं, लेकिन आपके एक मित्र ने मुझे ऑन कैमरा एक किस्सा सुनाया इसी लखनऊ में 2 रोज पहले। मित्र का नाम राजभर जी है, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। बता रहे थे कि दयाशंकर उनके पास पहुंचे कि जाके स्वतंत्र देव जी से हमारी पैरवी कर दो कि एमएलसी के पैनल में हमारा नाम चला जाए। और उन्होंने ऑन कैमरा प्रसंग बताया, ये भी बताया कि स्वतंत्र देव जी ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और एक परिवार से एक व्यक्ति पहले से है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी मेरी कोई चर्चा नहीं। आप राजभर जी से नहीं मिले अपने आवास पे? चर्चा नहीं है। दयाशंकर जी स्वयं सक्षम नेतृत्व करते हैं। आज से नहीं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई पदों पर रह चुके हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे मोर्चा का, और सक्षम है। और विधायकी के लिए पार्टी सक्षम मानेगी, दावेदारी के लिए? देखिए, विधायकी की दावेदारी तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन निर्णय संसदीय बोर्ड देता है। क्योंकि सुर्खी बनेगी मंत्री का टिकट कटेगा वो तो संसदीय बोर्ड लेता है। क्यों किसी का टिकट कटेगा इस पार्टी में? नहीं कटेगा, संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। अच्छा, मंत्री आप भी थे स्वतंत्र देव जी। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। परिवहन विभाग, स्वतंत्र प्रभार और प्रोटोकॉल विभाग, यही था अगर मेरी याददाश्त ठीक याद दे रही है। लोगों ने कहा स्वतंत्र देव जी संगठन के व्यक्ति हैं, बड़ा बच के चलते हैं, बड़े फैसले करने से बच रहे थे परिवहन विभाग में। मन संगठन की राजनीति में ज़्यादा था, मन था कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाए जल्दी से, क्योंकि दावेदारी तो तब भी थी जब केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन दिनों आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ जो वाकई प्रेरक था, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिसमें आप बतौर मंत्री दौरे पर जाते हैं, एक बस डिपो में शौचालय को गंदा देखते हैं तो खुद साफ करते हैं, है ना। गांधी जी ने हमें यही सिखाया है कि हम जो बोलें उसे आचरण में भी लाएं। पर लोगों ने कहा, जब भी हमने चुनावी यात्रा पूरी की, कि परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार, आरटीओ का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आपको लगता है आपने बतौर मंत्री इस क्षेत्र में कोई काम किया? देखिए, जब मंत्री बना मैं जी, तो पहली बैठक में कहा गया कि 3 साल, जो नियमानुसार है कि 3 साल तक कोई अपने सीट पर नहीं रहना चाहिए, चाहे बाबू हो, चाहे आरटीओ, चाहे जो लंबे समय से जमे हुए थे एक जिले में। जी, उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में मेरे मंत्री रहते हुए एक भी अधिकारी, एक भी बाबू 3 साल के ऊपर वाला, जो 15-20 साल से लोग रहते हैं ना एक सीट पर, एक भी व्यक्ति राज्य के अंदर नहीं था। और सम्मान पूर्वक गया भी, सोर्स नहीं लगवाया, न रुकने के लिए न ठहरने के लिए, और सभी स्वेच्छा से अपना चॉइस स्थान बताकर 3 स्थान में चॉइस स्थान बताकर वो अपने यथास्थान गए। स्मूथ ट्रांसफर हुआ और आराम से सब गए। तो मैं पहले मीटिंग में बोल दिया था आरटीओ से, और हम लोग प्रमुख सचिव और हमारे टीसी, आराधना शुक्ला थी मेरे ख्याल से, ट्रांसपोर्ट ये सब तीनों बैठे थे, पूरा राज्य का आरटीओ। हम क्या नोट कर लीजिए, ट्रांसफर के लिए आपको भटकाना नहीं है, ना परेशान होना है, ना। हम लोग बैठे हैं
1 रुपया रिश्वत नहीं लगेगा कहीं, आप निश्चिंत रहिए। और आप अपना 3 स्थान का चॉइस स्थान बता देना, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 3 में एक स्थान जाएंगे। यदि आपको 3 साल हो गया एक स्थान पर, तो आप दे दीजिए। न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना स्थान दे दिया, तो उसमें किसी धर्म के हो कुछ हो, तो आप अच्छा काम करते हैं और चुपचाप करिए। दूसरा, जो सपा शासन में एंट्री फीस चलता था महीना, एंट्री फीस, हाँ, क्या था जरा बताइए। लोग बताते थे कि महीना चलता है, ट्रकों वरकों से, मोरम खदान से वसूली, और ये सब पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क था परिवहन मतलब परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार बहुत नेटवर्क था। लोग, मंत्री लोग जेल गए इस विभाग के। ये मतलब एक तरह का बहुत बड़ा, तो ईश्वर की कृपा है, और आप सबका फिर से वही बात आ रही है, आप सब पत्रकारों का आशीर्वाद और स्नेह। नहीं, सभी लोगों का, सभी मित्रों का। और परिवहन में एक शब्द नहीं मेरे खिलाफ छपा उतने दिन तो में। मैंने कहा, लोगों ने कहा कि बच के निकले, कोई बड़ा फैसला नहीं किया। पूरा फैसला हुआ। बताइए क्या बड़े फैसले किए आपने मिनिस्टर रहते हुए? भ्रष्टाचार नहीं, पूरा हुआ। पूरा राज्य के सभी आरटीओ ने एंट्री फीस किया। जो गाड़ियों पर रोक कर वसूली होती थी, किसी सड़क किनारे वो गाड़ियां रोक कर खड़े नहीं हुए, और ज़बरदस्त ओवरलोडिंग पर कंट्रोल हुआ। बाकी काम है, गांव से परिवहन को जोड़ने का काम किया मैं, बसें गांव-गांव में जोड़ने का काम किया, और 200 करोड़ का प्रॉफिट पहली बार परिवहन विभाग को मैं दे कर आया। अच्छा। हाँ, और बाकी स्वच्छता, सफाई स्टेशन पर। और सबसे बड़ी उपलब्धि रही सौरभ जी कि किसी का बैग खो गया, वो मेरे ट्विटर पर भेज दिया, तो उसका बैग का लैपटॉप चाहे पैसा हो, जैसे लखनऊ में खोया तो उसको सीतापुर में उसको मिल जाता था, उपलब्ध हो जाता था। अगर छूट गया है बस, उसका छूट गया, खो गया, भूल गया, तो मतलब जबरदस्त थी। और लोग बहुत प्रशंसा करते थे, और विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और एक तरह का कहा जाए कि बहुत परिवर्तन हुआ, उसको लोगों ने स्वीकार किया। आज भी परिवहन में एक सम्मान है, जाता हूँ तो आरटीओ बाबू वह एक सम्मान करते हैं। और पूरे कार्यकाल में हमें अनुभव है कि किसी आरटीओ चाहे बाबू हो, ट्रांसफर में कोई एक कप चाय भी नहीं पिलाया मेरे को। नहीं पिलाया? हाँ। अरे भाई चाय तो पिलवाइए कम से कम, है तो आप ऐसा जीवन कोशिश करें। वो मैं अपने लिए नहीं कि मेरा जीवन खुश रहा, क्या है कि मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी का मैं मंत्री हूँ। जो कद बढ़ेगा, जो सम्मान बढ़ता है, संगठन पीछे है। मेरा सम्मान गिरने का मतलब संगठन का सम्मान गिरता है। इसलिए पार्टी में मैं काम करता हूं, तो पार्टी का सम्मान के लिए हम काम करते हैं। मेरा व्यक्तिगत जीवन है, पार्टी हमें बार बार मौका दे रही। कोई हम पार्टी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमें 20-30 सालों से मौका दिया है काम करने का, इसीलिए समाज जानता है, कद बढ़ता है। आपके पहले मौके की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में, क्योंकि मकसद अध्यक्ष जी ये होता है किसी भी पार्टी के नेता से बात हो कि थोड़ा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, राजनीतिक व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाना जाए, ताकि उनकी पार्टी के, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसको आप लोग सेवा भाव कहते हैं कैमरे पर, उनको भी पता चले कि भाई किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या मेहनत है। मेरी रिसर्च टीम आपके बारे में पता कर रही थी। रिसर्च टीम को थोड़ा सुविधा भी रहता है, क्योंकि लल्लन टॉप और सौरभ दर्शकों से कुछ छिपाते नहीं अपने, कि मैं और आप एक ही गृह जनपद से आते हैं, उरई जालौन से। तो तमाम आपके पुराने साथियों से, पत्रकारों से बात हुई, और पता चला कि आप भी पत्रकार थे स्वतंत्र भारत अखबार के साथ। स्वतंत्र भारत का जिला संवाददाता था। जिला संवाददाता थे, और संघ का काम भी कर रहे थे। संघ में विद्यार्थी परिषद का काम था उस समय। विद्यार्थी परिषद का। फिर काम के सिलसिले में आप झांसी चले गए, और आपको शुरुआती सपोर्ट देने वाले एक नेता उरई आए, विनय कटियार। उनके प्रेस से बात करने पे कुछ पाबंदी लगी थी, क्या हुआ था जरा बताइए। नहीं, ऐसा कुछ कुल मिलाकर हमारा एक कीर्ति दीक्षित थे। हाँ, लोकल का कार्यकर्ता था। मैं एनसीसी में था, और डीबी कॉलेज में। हाँ, डीबी कॉलेज में बीएससी कर रहा था। तो हमारे साथ थोड़ा जमघट ज़्यादा रहता था। जमघट? हाँ, कैंपस के अंदर भी नौजवानों का, युवाओं की एक फौज रहती थी। चुनाव लड़े थे इसलिए तो उस व्यक्ति को था नहीं, उस समय तक नहीं लड़ा था, व्यक्ति को उसको लगा कि यार ये शाखा आएगा तो कम से हमारी ठीक रहेगा, तो हमारे पीछे पड़ा रहा। तो एक दिन आग्रह किया, तो मैं गया। एकत्रीकरण उस दिन था, पूरे नगर के शाखाओं का एकत्रीकरण था। जिला प्रचारक का बौद्धिक था,
तो सब लोग लाइन से बैठे थे। बौद्धिक उस भाषण को कहते हैं जो आरएसएस के अधिकारी जब शाखा में सब लोग बैठ जाते हैं उस कांग्रेगेशन में, तो उन्हें जो ज्ञान देते हैं वो दैट इज कॉल्ड बौद्धिक। तो उनका जब उद्बोधन सुना उस बौद्धिक को, और फिर वो मेरे अंदर मारा दन हाँ, एक तरह का जो उनका विचार सुनने के बाद लगा, ये होता है क्या, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं देश के अंदर, समाज के अंदर, और इस प्रकार के लोग गुमराह करते हैं क्या। तो बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या वो बोले थे, उस पर आप मत पूछिएगा, मतलब उस समय उसमें विषय क्या रखे थे। उस दिन से आज तक मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और केवल उस विचार के लिए, उसी विचार के लिए बस काम करना। विचार तो है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। वैसे आपने मारा दंड बोला तो किसी ने कहा कि उनसे पूछिएगा, भैया पुलिस में थे, उन पे भी गोली चली थी। हाँ, उस समय श्रीपत नाम था। जाने का मौका यही है कि उस समय पुलिस इनकाउंटर में डकैतों के भाई साहब को गोली लग गया। 10 से प्रभावित हाँ, 10 से प्रभावित कालपी तरफ तैनात थे, कालपी में ही थे, कालपी कोतवाली में। तो फिर मैं गया था देखने के लिए, हमको लगता है कि कौन गैंग है क्या है, तो मैं गया। फिर जब से वहीं कालपी रुक गया, फिर भाई साहब स्वस्थ हो गए। परिवार मिर्जापुर में रहता था, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में भाई साहब थे, हाथ में गोली लगी थी आर पार का, बच गए थे। तो कौन सा गैंग था? गैंग हमें लगता है तो लल्लू गडरिया करा होगा, या फक्कड़ बाबा करा होगा, या बाबा मुस्तकीम करा होगा, लाला, या ये कई गैंग थे उस समय, बहुत 70 गैंग थे। हाँ, पीक था वो, तो पीक था उस समय। हमें लगता है इधर बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, उधर अर्जुन सिंह थे। कक्षा 8 में हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक तरफ पीक था। रोज गैंग दिन रात में कालपी तक आते थे, और वहीं बिहड़ का इलाका था, उधर से निकलते थे सब। तो फिर मैं वहीं रह गया, एमएसबी में इंटर किया, फिर उरई में बीएससी किया, और वहीं उरई के में संघ के संपर्क में आने के बाद फिर उस दिन से और आज तक केवल एक बार साल भर में जिला संवाददाता रहा, फिर बाकी कोई कुछ न कुछ थोड़ा छोटा कोई ना कोई दायित्व तो हमेशा मिलता रहा। पत्रकार रहे। हमें लोगों ने बताया कि आप झांसी में थे, विनय कटियार आए, राम मंदिर आंदोलन का पीक था, प्रशासन ने कहा इनका इंटरव्यू नहीं हो सकता, तो आपने जिले की सीमा के बाहर अपने पत्रकार मित्रों को भेज के इंटरव्यू करवा दिया, बड़ी सुर्खियां बनी। नहीं, क्या है उस समय आंदोलन भी और विनय कटियार आपको मान गए उसके बाद से, मुद्दा ये है। नहीं, ऐसा सब मानते सभी थे, हमें सभी लोग मानते हैं। और क्या है कि मैं एकाग्रचित होकर काम भी करता हूँ, और जिस काम में आप लगाते हैं उसमें मैं मन से और जुड़ कर काम करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि रिजल्ट दूँ। तो विनय कटियार का आपको स्नेह मिला? बजन हाँ, पूरा ही स्नेह था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उस समय मैं प्रेसिडेंट भी था युवा मोर्चा का। आजकल साइडलाइन हो रखे हैं। साइडलाइन कोई नहीं होता है, राजनीति में सभी परिश्रम करते हैं, काम करते रहते हैं जी। तो लोग उनका अपना अपना स्थान है, इसलिए पार्टी में कोई साइड विचारधारा के लिए काम करना है, लोग करते रहते हैं। ये आप बार बार विचारधारा की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, लेकिन एक आपके राजनीतिक जीवन में बरस ऐसा भी आया जब आप विचारधारा के खिलाफ खड़े थे। लोगों ने बताया स्वतंत्र देव सिंह डीवी कॉलेज में छात्र नेता हो गए थे, विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे, टिकट मांगा अध्यक्षी का, नहीं मिला, दीपक अग्निहोत्री को मिल गया, तो स्वतंत्र देव सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया, ना परिषद जीती ना स्वतंत्र देव जीते, अजय पाल जीत गए एनएसयूआई के। सत्य है, घटनाएं घटित होती रहती हैं। और फिर उसी समय से मैं फिर कानपुर चला आया, मैं फिर उरई वो छोड़ दिया। फिर उस समय फिर कानपुर में आकर विभाग संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद और एक संघ का प्रचारक के रूप में फिर जीवन शुरू हुआ। और फिर वो निर्णय, चलिए हम भी कानपुर आ जाते हैं। हाँ, निर्णय क्या? फिर वो निर्णय में ऐसा रहा कि मैं आ गया कानपुर। हाँ। फिर वह संघ का काम करो, छोड़ो अब राजनीति से आएगा। हाँ, नहीं करनी राजनीति, फिर राजनीति नहीं लड़ना है चुनाव, फिर नहीं लड़ना, फिर आइए संगठन का काम करिए। कानपुर में आ गए। कानपुर में आ गए, कानपुर। और आपकी कानपुर में हनुमान मिश्रा से दोस्ती हो गई? हाँ, नहीं, उस समय तो प्रचारक थे, उस समय नहीं था। फिर उसके बाद जब विद्यार्थी परिषद में आए एबीवीपी में, फिर ये लोग एबीवीपी में काम करते थे विद्यार्थी परिषद में। पहले तो संघ वर्किंग में एक दीनदयाल भाग था, आईआईटी से सरसैया घाट तक जी। कुछ दिन रहे माधवगढ़ में विस्तारक। अच्छा। फिर माधवगढ़ के बाद मैं आ गया इधर कानपुर में। कानपुर में आईआईटी पढ़ता था, जो आजकल जिला बन गया है। तो
IIT से लेकर सरसैया घाट तक मैंने अपना जीवन प्रचारक के रूप में शुरू किया। लोगों ने कहा कानपुर और में स्वतंत्र देव जब जी तक मैं रहे। तृतीय वर्ष कर चुका था संघ का भी तृतीय वर्ष, ये प्रथम एक वर्ष RSS की ट्रेनिंग होती है, प्रथम और द्वितीय तीसरे वर्ष, साल तृतीय की वर्ष। नागपुर में ट्रेनिंग होती है और माना जाता है कि जिसको भाजपा में अपनी नेतागिरी चमकानी है, खासतौर पे संगठन में, उनके लिए संघ का तृतीय वर्ष करना एक जरूरी किस्म के पासपोर्ट की ना अब लोग सोचने लगे पहले ये आम आदमी को समझाना। ना पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। हाँ। लोग क्या है, देखिए संघ एक पवित्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी भी पवित्र संगठन है। सब पवित्र हैं और जो आ जाते हैं वो भी पवित्र हो जाते पूरा हैं। जीवन आपने देखिए, नजदीक से लोगों की तपस्या देखिए, नजदीक से लोगों को देखिए। लोग पिता के मरने के बाद में नहीं, परिवार में लोग नहीं जा पाते हैं। एक से एक हमारे प्रचारक हैं जो उनके हिस्से में बाई चांस प्रॉपर्टी में आ गया करोड़ों का। नागपुर में हम एक उदाहरण में देता हूँ, मैं भी जब मध्य प्रदेश का प्रभारी बना जी, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में मैं विधानसभा में भी आप प्रभारी थे ना? मैं गया था, हमारे माननीय गोखले जी सह प्रांत प्रचारक थे। मैं ऐसा गया, मैं पूछा कि ये शिशु मंदिर गोखले जी के नाम पर है, परिवार के नाम पर। तो बोले गोखले जी के हिस्से में परिवार ने एक प्रॉपर्टी दे दिया था, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, पूरा दान देते थे। और गोखले किस शहर की बात है ये है, इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। ग्वालियर के आसपास? नहीं मालवा? ना मालवा, मतलब वही आपके या विंध्य की बिल्कुल अपने जो नंद किशोर जी अब सांसद का देहांत हो गया जी, उनकी जगह अब जो चुनाव है, हाँ इंदौर से और आगे चले जाइए। हाँ, तो मतलब मैं देखा, अब जिला का नाम नहीं आ रहा ध्यान, तो अपने सह प्रांत प्रचारक थे, मतलब गजब तपस्वी व्यक्ति थे। मतलब संघ में भी अपने शरीर को एक एक लोग बहुत नज़दीक से, आप मतलब एक नज़दीक से लोग चर्चा क्या करते हैं अलग विषय है। बिल्कुल समाज को एकजुट कैसे, आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी के क्षेत्र में कैसे लोग खड़े हों अपने पैरों पर, और वो अपने को एक समाज के साथ जुड़े हैं लोग, मतलब एक तरह का सम्मान पर बहुत नीचे तक काम किया है संघ ने। हाँ, संघ पे कभी विस्तार से अध्यक्ष जी चर्चा अलग से होगी, पर चूंकि समय की कमी है तो हनुमान मिश्रा पे वापस लौटते हैं। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र देव जी की हनुमान मिश्रा से दोस्ती हो गई। हनुमान मिश्रा भाजयुमो की प्रदेश की टीम में थे। उन्होंने स्वतंत्र देव जी को युवा मोर्चा की टीम में पहले बुंदेलखंड में लाए और फिर स्वतंत्र देव सिंह उमा भारती के संपर्क में आए, उन्होंने मेंटर किया। सत्य है? नहीं, देखिए विद्यार्थी परिषद में विभाग संगठन मंत्री, फिर वापस जाने के बाद 1 साल विस्तारक रहा, अरे जिला संवाददाता हुआ, फिर तुरंत विद्यार्थी परिषद का विभाग का प्रमुख बुंदेलखंड का, क्योंकि वो प्रचारक रहते शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर हमें वापस जाना पड़ा प्रचारक के जीवन से। तो फिर विद्यार्थी विभाग प्रमुख रहा। नागेंद्र जी संगठन मंत्री, नागेंद्र जी विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे जी। नागेंद्र जी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा से बातचीत करके फिर उन्होंने नागेंद्र जी दिनेश जी से बोला होगा, फिर हनुमान जी के साथ आए तो डॉक्टर साहब ने विभाग का प्रमुख बना दिया बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का विभाग प्रमुख बनने में प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा का पहली बार बुंदेलखंड में एक भव्य युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति। कहाँ पे हुआ? कौन सा गेस्ट हाउस था? दीप शिखा में, उरई में। पूरा एसी होटल पूरा व्यवस्थित। हमसे क्या पूछ रहे थे, मैं तो छोटा सा था। सब भी पूरी जानकारी आपको। अच्छा, रिसर्च की वजह से। उसी दीप शिखा में मैं बैठक किया प्रदेश का। उस समय कल्याण सिंह भी पहुंचे, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय ब्रह्मदत्त जी, माननीय कल्लाद जी, बढ़िया नेतागिरी आपकी चमक गई। और वह अपने माननीय कुसाब और माननीय भंडारी जी, प्रभारी सुंदर सिंह भंडारी, सभी लोग, और भव्य अच्छा कार्य समिति हुआ, चर्चित। हाँ, फिर कार्य समिति के बाद सीधे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दूसरे टर्म में प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी महामंत्री बना दिया। हमें लगा कि इतना बड़ा पोस्ट कहाँ से मिल गया, तो 3 दिन से पेपर में पढ़ा मैं। हाँ। तो फिर महामंत्री रहा, फिर लखनऊ आने लगे, फिर राष्ट्रीय नहीं उन्होंने डॉक्टर साहब को गया, पेजर पर मैसेज गया, फिर पेजर पे। हाँ, अच्छा, वो पेजर का जमाना था उस समय। फिर पीसीओ से मैं फोन किया। हाँ। फिर बोले स्वतंत्र जी आइए, थोड़ा कार्यालय यहाँ लखनऊ संभालिए। तो मैं फिर कार्यालय, फिर जब से पार्टी को, फिर उस समय दीदी उमा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जी, युवा मोर्चा की। फिर संगठन में खूब स्नेह मिला आपको, संगठन में काम करते हुए। हाँ, इसमें कोई तरह नहीं। आपने अभी इस पूरे प्रसंग के क्रम में एक नाम लिया, दर्शक जरा दोबारा से नोट कर लें वो नाम स्वतंत्र देव जी ने कहा, नागेंद्र जी विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे। राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है
कि जैसे जैसे नागेंद्र जी का करियर ग्राफ ऊपर चढ़ा, आरएसएस वाले इस शब्दावली को पसंद नहीं करेंगे, वैसे वैसे स्वतंत्र देव सिंह का, नागेंद्र सिंह प्रदेश में संगठन मंत्री बने, भाजपा की व्यवस्था का सर्वशक्तिमान व्यक्ति, संगठन मंत्री। और वहीं से स्वतंत्र देव सिंह का राजनीतिक करियर एकदम शिखर पे जाने लगा। नागेंद्र जी के बीजेपी में आने के पहले तक मैं इस भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का अध्यक्ष यूथ का हो चुका था। माननीय कल्लाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। माननीय कल्लाद जी ने हमें यूथ का प्रेसिडेंट बनाया था और माननीय कल्लाद जी का भी बहुत स्नेह प्यार मिलता था। तो नागेंद्र जी ने फिर एमएलसी का टिकट दिया? मैं बता रहा हूँ, ये बनाया था मेरे को यूथ का अध्यक्ष। मैं फिर हमारे कार्यकाल में ईश्वर का कृपा रहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय शिवराज जी ने तय किया आगरा में। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में लगभग मैं 50,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश से, संपूर्ण 1 लाख थे, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही और 100 रुपया शुल्क सहित कार्यकर्ताओं को जमा किया। और सबसे बड़ी बात रही कि अनुशासित प्रदेश राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। बारिश भी हुआ, टेंट भी गिर गए, कीचड़ भी हो गया, न कोई शरारत न कोई उधम, अनुशासन हो के लोगों को भोजन करना, सभी बैठकों में जाना। उस राष्ट्रीय अधिवेशन से, जैसे प्रदेश कार्य समिति वहाँ से कद बढ़ा, उस राष्ट्रीय अधिवेशन से में जो प्रवास हुआ रात दिन उत्तर प्रदेश में, एक मेरा भी संपर्क संबंध आया पूरे राज्य को समझने में, और उससे मेरा कद वहीं बढ़ा। माननीय शिवराज सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, संसदीय बोर्ड के सचिव, महासचिव जो होते हैं ना, महासचिव हो गए। उसके बाद तो उस माननीय शिवराज सिंह भी ठीक ढंग से हमें जानते थे, और उस समय संगठन महामंत्री माननीय नागेंद्र जी थे, सभी लीडर थे। तो यहाँ से ऊपर तक टिक लगता चला गया, सब टिक, अपना भाग्य रहा होगा, हो गया होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष बड़ी दावेदारी करते हैं टिकटों पे। अध्यक्ष होते हुए एमएलसी होना बहुत कठिन काम है। कठिन काम है, बाकी सब दावेदार सुन रहे हैं। एमएलसी हो गए। हाँ, बाकी माननीय नागेंद्र जी उस समय संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश। और उससे पहले कहते हैं कि एक और माननीय थे जिन्होंने स्वतंत्र देव जी के राजनीतिक करियर पर बड़ी कृपा बरसाई, सहकारिता मंत्री थे राम कुमार वर्मा, निघासन के, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। उस समय मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था जिले का, लेकिन संगठन में माननीय कल्लाद जी और माननीय राजनाथ सिंह का और बाकी संगठन महामंत्री सभी का, मतलब जो अपनी टीम रहती है बीजेपी। देखिए, आपको वर्कर चाहिए, काम करने वाला चाहिए, और सब वर्कर को चेयरमैन भी तो बनाना है। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी में समस्या मत बनो, समस्या का समाधान करो। आपको जो जिम्मेवारी दी जाती है ना, केवल उसका काम करते रहो चुपचाप। तो आगे कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिल जाए, लेकिन आपका कद है, सम्मान है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है और सभी को मिलता है। घर बैठे लोगों को पद मिल जाता है, जो एक दिन में नहीं जाता है कहीं, तो घर बैठे भी राज्यसभा चला गया है लोग। कहीं ये बड़ा दिलचस्प दावा है, तो मेरा इस पे एतबार नहीं है कि घर बैठे राज्यसभा। कोई तो सामाजिक समीकरण रहा ही होगा। बीजेपी यूं ही कुछ भी नहीं करती। देखिए, है कार्यकर्ता, हाँ, वो काम करता रहता है, लेकिन कोई अपेक्षा भी नहीं करे, मांगे भी ना, आपके साथ सीधे फोन जाए कि आप राज्यसभा में नाम है, हाँ, और आप अपना बायोडाटा दे। आपके पास राम कुमार वर्मा का फोन आया था? किसके लिए? जेडीसी बैंक के आप चेयरमैन बने थे? कॉर्पोरेट बैंक उस समय मंत्री बने थे? जिला, हाँ, उस समय मंत्री थे, जिला सहकारी बैंक का। कहाँ? निघासन से विधायक थे? निघासन से राम कुमार वर्मा उस समय सहकारिता मंत्री थे। ये निघासन लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी, तो मंत्री थे। तो वहाँ का मैं चेयरमैन हो गया था कोऑपरेटिव बैंक का, और कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी आप जाएंगे बैंक में, आज भी उस समय के जो स्टाफ होगा बचाएगा, तो आप पूछिए उनसे, प्रशंसा करेंगे। मुझे याद है, मैं उन दिनों प्रशंसा ग्रेजुएशन में पढ़ता था। मैं जब मजा आता है कि सपा का शासन, हाँ नहीं, सपा का उसी कोऑपरेटिव बैंक से, हाँ, प्रेम भूषण महाराज जी का मैं पहली बार कथा उन्हीं में करवाया था। मैं तब बीएससी में पढ़ता था। आनंद कब आता है जब उस पद से हटे आप, मान लो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन से हटे, सपा का शासन, सपा का चेयरमैन इंद्रजीत यादव हो गए थे फिर। हाँ, फिर शिवपाल जी फिर बीच में थे। शिशुपाल चेयरमैन थे। मैं ऐसा गया एक दिन घूमते हुए, हम कि आओ चलते हैं देखें क्या है कोऑपरेटिव बैंक पे। मैं गया तो जैसा पहले स्वागत होता था, पूरे होमगार्ड से लेकर चपरासी दौड़ते हुए नीचे वाला बैंक, जो बैंक के मैनेजर अपना बाहर आया, कुर्सी छोड़ा, फिर अपने कुर्सी पर बैठा, लेकिन मैं बैठा नहीं। सेंगर साहब थे? कौन मैं थे? बैठा नहीं, नीचे नहीं, सेंगर साहब नहीं थे उस समय, चेंज हो गए थे, दूसरे आ गए थे, तो नीचे कुर्सी पर, लेकिन साइड में बैठा। और मैसेज गया ऊपर अध्यक्ष जी के पास कि स्वतंत्र जी आए हैं, तो अध्यक्ष जी भी
ऊपर बैठे थे ऊपर वाले पर, वह भी उतर कर नीचे आए। इसे कहते हैं पॉलिटिकल, एक तरह के एक दूसरे का सम्मान। पॉलिटिकल सम्मान की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। अभी हम लोग निघासन की चर्चा कर रहे थे। आपके लखीमपुर खीरी से नेता हैं, सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी। आपका बयान है, नेतागिरी का मतलब ये नहीं कि किसी को लूटने या फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। आपका बयान है। देखिए, अजय जी हमारे नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज से नहीं, हमारे साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य साथ काम कर रहे हैं जी। इसमें जो लोगों ने चर्चा करके इस समाचार को उनसे थोपा, इस बयान से, वह न ऐसा उनका बेटा किया था, न एसआईटी की 500 पन्ने की इंस्पेक्टर दिवाकर की रिपोर्ट है, आपकी सरकार की एसआईटी। अब जो स्थिति हो वह विषय अलग है, लेकिन जो लोग चर्चा करते हो, लेकिन मैं अजय टेनी जो कह रहे हैं उनके मैं पक्ष में खड़ा हूँ। क्योंकि वो आपकी पार्टी क्या स्थिति, पार्टी का नहीं, मतलब हमारा कार्यकर्ताओं पर हमेशा रहता है कि इस पार्टी में कार्यकर्ता जो काम करते हैं, और एसआईटी की जांच, जो कार्यकर्ता काम करते हैं, कार्यकर्ता कम से कम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्या है कि उन्हीं के व्यवहार से ही पार्टी खड़ा होता है। इसीलिए तो शंका उठी उन्हीं के पार्टी के। तो हमारे अजय जी का, एसआईटी की जांच पर क्या कहेंगे? देखिए, अजय जी का एक व्यवहार है। हाँ। अजय जी काम करते हैं। एसआईटी की जांच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की गठित अपना है, हुई। क्या करता है काम, ये बात करिए सरकार से, बात, यहाँ संगठन से, बस मेरी बात संगठन की बात है। पर इससे पहले कभी प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं कहा किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए मीडिया उठा लिया। हाँ। मीडिया, हम कार्यकर्ता को हमेशा समझाता हूँ। अच्छा, मतलब वो तो मीडिया ने उठाकर चिपका दिया वहां पर, मीडिया ने उठाकर चिपका दिया। आपका तात्पर्य नहीं था लखीमपुर से? कोई मतलब नहीं लखीमपुर से। कार्यकर्ता के लिए मैं समझाता हूँ। हमारा पदाधिकारी बैठक, आप बीजेपी से जुड़े हैं तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक कार्य की ओर अग्रसर बढ़ता है। सेवा कार्य आपका है, सेवा ही समर्पण है। इसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सुर्खियां बनी आपके बयान की, तो आपने कोई खंडन जारी नहीं किया इस पे? नहीं, मतलब आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो विषय अलग है, लेकिन कुल मिलाकर ये हमारा रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपको ही कल लेगा, हमारा एक कार्यकर्ता ही कल तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। कोई मेरा आपने बेटा मुख्यमंत्री का जिक्र किया। लखनऊ में जो वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार हैं, कहते हैं स्वतंत्र जी और योगी जी की जोड़ी बड़ी जम गई है। जमने क्या है भाई, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है कि सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए, और सरकार का अच्छा काम कर रही तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। इसमें जोड़ी किस चीज़ का, हम लोग विचारधारा, वो कानून का, आज योगी जी के आने के बाद राज्य के अंदर एक कानून का राज है। अब कानून काम कर रहा है। अब कभी आपने सोचा है कि गुंडागर्दी, यहाँ का 15 सालों से गुंडागर्दी देखा है सपा बसपा शासन का? बसपा शासन में कोई सुखी नहीं भाई। एक बिल्डर दुखी, मतलब फोन लोग कर देते हैं, पैसा पहले जमा होता था, न दे तो पूरा मिट्टी का ठेका उसको देना होना पड़ता था। आज कोई फोन नहीं कर सकता। 5 साल के अंदर किसी दुकान, लोग नई गाड़ियां खरीदते थे मेरे बड़े भाई, गाड़ियां लोग खरीदते थे या नया मकान बनाते थे तो एक वसूली करने वाला पहुंच जाता था कि तुम्हारे पैसा कहाँ से आया भाई इतना। आप कह रहे हैं कि सीएम के राज में अब ये सब नहीं होता? हाँ नहीं भाई, आज कम से कम शांति है। हाँ, तो और कोई घटना हो जाती है, मान लीजिए कोई घटना घटित होती है, बाईस होती है, तो आज के अंदर कानून का राज है। आप 5 साल में आप चले जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यहाँ लोग 5 बजे दरवाज़ा बंद कर लेते थे और घर दरवाज़ा बंद कर लेते थे और 5 बजे कुंडी लगा लेते थे और बेटियां और बच्चे छत के ऊपर चढ़ जाते थे। और आज के डेट में एक भी, जैसे कहा जाए, एक भी चोरी से लेकर खेत का फावड़ा भी चोरी हो जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। और कहीं रिपोर्ट कोई दरोगा कर लिया किसी बेटी को छेड़ते हुए तो लखनऊ से मियाँ जान का फोन पहुंच जाता था मेरठ में, वो गुंडा जेल से छूट जाता था। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र देव जी अपनी छवि अब हिंदुत्ववादी नेता की भी बनाने चाहते हैं, इसलिए बयान में औरंगजेब, मियाँ जान, ये सब खूब नहीं, सत्यता है, जो सत्य है, उत्तर प्रदेश की घटना सत्य है। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। एक छत्र राज, ये इनका मतलब आजम खान का लेकर ये मियाँ जान का, आजम खान का एक छत्र राज। मियाँ जान से तात्पर्य आजम खान से है या मुस्लिमों से? आजम खान का, आजम खान का एक छत्र राज मेरठ क्षेत्र और प्रदेश के अंदर भी। सत्ता किसी को हो, मुख्यमंत्री कोई हो, आजम खान की चलती सरकार चलाते हैं आजम खान। पूरा भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति उठवा के अलग रख दिया चौराहे से।
मतलब ये लोग एक तरह का किसके ऊपर टिप्पणी कर दें, क्या कर दें, फिर भी इन्हें सरकार में आएंगे। सपा सरकार जब आएगी, चला आजम खान का पूरा एक छत्र राज। अभी आपने सीएम के लॉ एंड ऑर्डर पे बात की, अब मैं बहुत सारे काउंटर सवाल, हाथरस गोरखपुर में व्यापारी हुआ, फिर आप कहेंगे वो सरकार से पूछिए। मेरा पूरक सवाल ये था, आप बोलने लगे तो मैंने टोका नहीं, कि यहाँ हमें लोगों ने कहा और खूब खबरें भी चली कि एक टीम है स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ की, और एक टीम है सुनील बंसल और केशव मौर्य की, और दोनों आमने सामने हैं। ये खबरें कहाँ से उठ जाती हैं? क्या है आमने सामने? सभी लगे हैं रात दिन की सरकार कैसे बने, और सरकार में सभी लोग प्रमुख पदों पर हैं, जिम्मेवारी पद पर हैं। आप कभी नहीं देखे होंगे किसी पद के लिए चारों में कोई टकराहट हुआ हो। निर्णय चारों मिलकर करते हैं, पांचों मिलकर करते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उसमें रहते हैं, हमारे प्रभारी गण रहते हैं। एक भी निर्णय हमें बता दीजिए कि जिसमें टकराहट हुआ हो और कोई पेपर में या बाहर आया हो। कौन चर्चा करता है? चर्चा करने वाले करते रहते हैं अपना चर्चा, लेकिन आज के डेट में पिछले मैं मतलब 2 साल के ऊपर अध्यक्ष होने जा रहा है, एक भी चाहे उपचुनाव का निर्णय रहा हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनाव, कुछ नहीं भाई। व्यक्तिगत जीवन आपका क्या है वो अलग विषय है, लेकिन संगठन के निर्णय में और कार्य पद्धति में सब मिलकर काम करते हैं और पार्टी को बढ़ाने का और सरकार का कद बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सरकार का कद बढ़ाने के लिए काम किया आप लोगों ने। अब है चुनाव, खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा कि मैं लड़ूंगा। कहाँ से लड़ेंगे इसको लेके अटकलें चल रही हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर भी चल रही हैं, सिराथू से लड़ेंगे या इलाहाबाद की सीट से। स्वतंत्र देव सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, संसदीय बोर्ड निर्णय करता है पार्टी में, अगर कहेंगे तो लड़ेंगे। देखिए, संसदीय बोर्ड जो निर्णय करेगा उसका पालन सभी को करना पड़ता है। जितने टिकट हो रहे हैं सभी कार्यकर्ता जुट जाएंगे, क्योंकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और कमल चुनाव चिन्ह मेरा है। वो व्यक्ति निष्ठा नहीं है, पार्टी कहेगी तो यहाँ विधायक पार्टी निष्ठा है। और सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से एक लक्ष्य, एक ध्येय के लिए वो रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करके अपने विधानसभा में कमल खिलाने। आपके लिए गरौठा या मिर्जापुर का चुनाव जहां से बताइए, मतलब आपसे जहाँ संसदीय, मैं आपके पार्टी के संसदीय बोर्ड में बैठता नहीं हूँ, तो संसदीय बोर्ड तो मेरे बताने का तो है नहीं। तो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। कई लोगों ने कहा कि मिर्जापुर जो आपका मूल पैतृक स्थान है वहां संसदीय बोर्ड निर्णय करे, क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा कि स्वतंत्र देव सिंह चुनाव लड़ेंगे तभी तो मुख्यमंत्री पद की रेस में रहेंगे। संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा ये मुख्यमंत्री के पद। नहीं, ये मुख्यमंत्री तो तय है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने। आपके आलोचक स्वतंत्र देव जी, चूंकि खुल के बात हो रही है ना, लल्लन टॉप का मंच है, आपकी तमाम उपलब्धियां तो गिनाते हैं। संगठन के व्यक्ति, बहुत मेहनती, रैलियों के व्यक्ति, है ना, रैली मैन कहा जाता था आपको। अमित शाह का, मोदी का दौर आने के बाद यूपी में आपने तमाम बड़ी रैलियां करवाई। संगठन के लोग कहते हैं कि आप हर तहसील में 10 कार्यकर्ता का नाम बता देंगे, है ना, पर आपके ग्राफ में एक डॉट लगता है। चुनाव की बात हो रही, जब आपको 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, जहां आपके भैया की पहली तैनाती थी उसी कालपी में, और वहां पर आप चुनाव नहीं जीत पाए। भाजपा भी बुरी तरह हारी और आप भी हारे, चौथे नंबर पर रहे। 12,000 के लगभग आपको 14,801 वोट मिला। फिर कई लोगों ने हमें यह भी बताया कि आपको लखनऊ से सेट कर दिया गया था, आपका मन नहीं था कालपी चुनाव लड़ने का, लेकिन तय हुआ कि सारे प्रदेश के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे और आपको भी भेज दिया गया। क्या है सत्य? चुनाव जिसको भी लड़ना हो, कम से कम गांव को समझना चाहिए, गांव में रहना चाहिए, सामाजिक सम्मेलन चाहिए। सामाजिक जिससे मैं चुनाव लड़ा था, मैं सोचा था कि जो लोग मिलते जुलते हैं, जो टीम है, जो हम लोग काम इतने दिन से कर रहे हैं, वह सब एकजुट होकर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 लाख का ट्यूबवेल जिस गांव में मैं दिया, तो MLC थे, क्योंकि उसके पहले MLC था, तो मैं सोचा कि उस गांव में तो कुछ वोट तो निकलेगा ही जो लेकर गया है। तो मान लीजिए उस गांव में 4 वोट निकला, तो फिर बाद में समझा कि नहीं, देखिए हर एक चीज़ का सामाजिक समीकरण होता है। जाति नहीं, जाति नहीं, कुल मिलाकर होता है, समीकरण अपना होता है। तो उस समय कोई राजनीतिक उतना हम लोगों को चुनाव का ज्ञान भी नहीं था। एक संगठन के मर्मों के साथ संगठन में हम लोग काम करते थे, तो एक अनुभव कभी परिवार में, खानदान में तो कोई रहा नहीं
एक साधारण परिवार कोई नहीं, एक हम ही एक राजनीति बहुत गरीब परिवार में, तो एक हम ही लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स से, तो मैं सोचता था कि आप मित्रता है हमारी, तो हो सकता है आप अपने गांव में वोट तो दिलवा ही देंगे, रोज मिलने जुलने वाले थे, तो मैं क्या जाना कि आप भी नहीं वोट दिलवा पाएंगे। लोग जितने मिलने जुलने वाले थे उन्होंने नहीं, मतलब कुल मिलाकर जो टीम रहती है अपना, किस कारण क्या हुआ, कुल मिलाकर एक वातावरण, और लोग बाहरी ठप्पा लगा दिए, कहीं कुछ लगा दिए, तो अपना चर्चा चलता रहा। लेकिन फिर भी आज उसका एक रहता है, ये भी एक अनुभव है, हार जीत का लगा रहता है। हाँ, अनुभव होता है। और सही बताइएगा, देखिए इतने दिनों से सामाजिक जीवन में हैं, संघ का काम किया, बीजेपी का कर रहे हैं। मैं तो देखिए क्षेत्र घूमता हूँ, प्रदेश पूरा घूमा है। जाति हमारे समाज की एक सच्चाई है और जाति के आधार पर भेदभाव भी है। इस देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जाति के आधार पर अन्याय हुआ है। और कालपी में हमें लगता है 1000 भी कुर्मी नहीं था। हाँ, आपकी जाति के नहीं थे। 1000 भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, समाज के बीच काम करते हुए कभी आपको इस कटुता का अनुभव हुआ जो जाति के आधार पर विभाजन होता है? आपके मित्र कोई एक कानपुर का प्रसंग बता रहे थे। सामाजिक समीकरण तो होना चाहिए चुनाव लड़ने वाले को। कम से कम क्षेत्र में उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, गांव से परिचित होना चाहिए। कम से कम एक चारपाई ऐसा हो कि कम से उस गांव में उस चारपाई से परिचित हो, आप उस घर से परिचित हो हर गांव यदि चुनाव लड़ते हैं तो। हाँ, कम से कम इतना अनुभव होना चाहिए, या बहुत बड़े नेता हो, फिर अनुभव हो। उस समय कोई हम लोग नेता नहीं थे जिस समय लोग लड़ा दिए थे, तो कम से कम या तो सब गांव जानता हो। आज एक परिचय हो गया ईश्वर की कृपा से, आज पूरा प्रदेश एक गांव है पूरा, तो रहना चाहिए, मतलब आप जुड़े रहें, लगना चाहिए गांव के मेरा है। क्योंकि चुनाव व्यक्ति लड़ता है तो उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरा है, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको ये मन में नहीं रहना चाहिए। तो ये सच्चाई है कि आप गांव से जुड़िए, समाज के सभी वर्गों से जुड़िए। उनको ये न लगे कि आप जातिवादी भी हैं, कि भाई अपने जाति का ही काम करेंगे। जब आप प्रतिनिधि बनते हैं तो उस गांव के सभी मोहल्ला और व्यक्ति का विकास होना चाहिए। जो सोच है, मान लो भारतीय जनता पार्टी के विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों को जो काम करते हैं, जैसे मान लो उदाहरण, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आदरणीय कल्याण सिंह राजन मुख्यमंत्री उत्तर में थे, राम प्रकाश जी भी थे, आज आदरणीय योगी जी हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं एक गरीब के लिए, जैसे वो अलग विषय है, लेकिन सौरभ भैया जो योजनाएं हैं, जो सोच होती है एक व्यक्ति के लिए, जैसे एक व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, एक गरीब की आवश्यकता क्या है, उसको पक्का मकान मिलना चाहिए, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आयुष्मान का कार्ड मिलना चाहिए, उसको सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, और उसके एक घर में सब कुछ उपलब्ध। एक जो बड़े आदमी का पहले सपना होता था, एक बड़ा आदमी जो क्षेत्र का जमींदार होता था या शहर का बड़ा आदमी होता था, वकील या कोई बड़ा आदमी है, आप देखते होंगे, तो ये सब उसके घर में उपलब्ध रहता था। आदरणीय अटल जी के आने के बाद, आज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, ये उसके घर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना ही नहीं देखा था। पक्की सीसी सड़कें क्या होती है, 70 सालों बाद अटल जी ने उसको दिखाया। 4 लेन तो दूर दूर तक, मतलब लोग गांव में शादी नहीं करने जाते थे। उदाहरण में मैं कर रहा हूं, जिस गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है और स्वच्छ पानी नहीं है, उस अब तो बुंदेलखंड देखिए ना, महिलाएं गाड़ती थी, मेरा कसम पति को कहते। हाँ, लेकिन मेरी मटकी न टूटे पानी का। तो कितने दूर से पानी लेकर आती थी महिलाएं, और आज जाकर अटल जी और पानी के लिए कितना तरसता था, अब घर घर नल पहुंच रहा है। तो जो छोटी आवश्यकता है, ये प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद एक गांव में बैठे हुए गरीब की दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। अच्छा, ये दुख दर्द का एहसास आपकी सरकार को कुछ देर से हुआ क्या? चुनाव से ठीक पहले आपने बिजली के रेट घटाए, जबकि लगातार 2 साल से हो रहा था कि साहब बिजली का बिल बहुत आ रहा है, सरसों का तेल दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं तो योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले की बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले शुरू से एक बात बता, देश के गौरव अटल बिहारी प्रधानमंत्री बनते किसान क्रेडिट लागू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी राज्य के बनते ही पहला प्रधानमंत्री थे। कश्मीर की धरती से उन्होंने बोला, उस दर्द को समझ रहा था। राजीव गांधी जो बोलते थे ना, 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है।
प्रधानमंत्री बनते क्या बोले, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा। उन्होंने पहला काम किया कि हिंदुस्तान के सभी गरीबों का बैंक तक इस गरीबों को पहुंचाए, इनके पास पैसा हो या ना हो, इनका बैंक का अकाउंट खुलवाइए। आज संपूर्ण योजना दिल्ली से सीधे पैसा चलता है, उनके अकाउंट में पहुंचता है। डीबीटी, चाहे लाभार्थी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे दिव्यांग योजना हो, चाहे आजकल वह क्या नाम, जो गांव का मालिकाना हक, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज की डेट में। जो गांव में लड़ाइयाँ होती हैं, पैमाइश करवा रहे हैं, जो डिजिटल उसका दस्तावेज जा रहा है, यानी एक गांव न लड़े आपस में, यानी सभी, मतलब कल्पना कोई कर सकता है कि निम कोटेड यूरिया भी आएगा, जो लूट होता था भ्रष्टाचार का। कल्पना करिए कि जमीन का सॉयल हेल्थ कार्ड वो बनेगा, हेल्थ ये बनेगा, सभी को कहाँ मिला? खतौनी नहीं आज सॉयल हेल्थ कार्ड पे आप ऑडिट करवा लीजिए अपने कार्यकर्ताओं से। देख, कार्यकर्ता नहीं, फिर भी आपको बता देंगे। काम नहीं, आज आप सौरभ भैया बहुत परिवर्तन काम है। आज लोग खेती जो कर परिवर्तन पे एक चीज बताइए, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती लोग कर रहे हैं। आज बुंदेलखंड में दलिया सप्लाई होने लगी। अभी आएगा एक सवाल खेती पे, आखिरी में सवाल आएगा, सप्लाई तब मैं आपसे योजनाएं सुनूंगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो महत्वपूर्ण है कि राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो कानून का राज कैसा हो, और नियुक्तियों में जातिवाद भ्रष्टाचार न हो, और दूसरा गांव में जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुंचता रहे। चलिए एक चीज मुझे ये बताइए, क्योंकि ये पूरी बात सामाजिक न्याय से शुरू हुई थी, पर अब कोविड के बंदिशें बहुत हैं, प्रचार आप लोग उतना कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगा अध्यक्ष जी को ये भी मौका मिलना चाहिए कि अपनी पार्टी की उपलब्धियां बता दें, क्योंकि बात सामाजिक न्याय की हो रही थी। लोगों ने एक चीज़ और कही कि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने अभी अपने जाति पैदाइश जिस जाति में उस जाति समूह का भी जिक्र किया। फिर लोगों ने कहा कि जो कुर्मी सैंथवाड़ समुदाय है वो 7-8% के लगभग है, पूरे प्रदेश को मिला के एक ताकतवर समूह है। फिर लोगों ने पूछा भाजपा अपने यहाँ भी सब जाति समूहों को प्रतिनिधित्व दे, फिर उस जाति की जो पार्टी है अपना दल उनको भी प्रतिनिधित्व दे, और फिर अब ये इतनी भगदड़ मच रही है तो अपना दल वाले जाके दिल्ली में आंखें भी दिखा रहे हैं कि हमारी पिछली बार के मुकाबले सीटें बढ़ाओ, और एक प्रेशर भी है क्योंकि सपा ने भी नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, वो भी उसी जाति समूह से आते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। पार्टी में काम करने वाले सभी जाति समूहों के कार्यकर्ता सोचते हैं और लगभग समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। एक भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा दल है, आदरणीय मोदी जी, आप देखिए मंत्रिमंडल भी पिछड़ों को बहुत महत्व दिया है, और 27 मंत्री पहली बार इस राज्य के अंदर देश में बघेल और इस प्रकार के लोग मंत्री बने, पासी लेकर, मतलब सभी जातियों का नेतृत्व हुआ है इस पार्टी। सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा। सामाजिक समीकरण क्या है कि समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, और अपना दल और निषाद पार्टी को सम्मान। राजनीतिक भी आर्थिक, देखिए निषाद पार्टी से हमारी निरंजन ज्योति भी मंत्री है, और पिछले यही तो सवाल है अध्यक्ष जी कि उस सामाजिक समूह से आपके यहाँ भी नेता हैं, फिर भी आपको उन जातियों की पार्टियों को लाना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, छोटे छोटे दलों का अपना एक समूह होता है, और लोगों से सामंजस्य बनाना, और राजा का घटक हैं ये लोग, और अपना तो ये सामंजस्यपूर्ण स्थिति ऊपर बनती है, लोग निर्णय करते हैं एक दूसरे का, और ऐसा नहीं और प्रेशर बना के सीटें बढ़वा लेते हैं। ऐसा नहीं, प्रेशर होता है, सामूहिक निर्णय होता है, और सब मिलजुल कर काम करते हैं। कोई रस्साकशी नहीं, कोई रस्साकशी। राजभर जी चले गए रस्साकशी करके, चले गए सपा के साथ राजभर जी। कुल मिलाकर आपको थोड़ा सेटल होना पड़ेगा नेतृत्व के साथ। छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा समस्या, जैसे परिवार है, भाई भाई की समस्या होती है, एक विश्वास जमीन के लिए क्या लड़ना, बंटवारा करना, तो मान जाओ उसमें एक कदम क्या जाता है तुम्हारा, तो जो नहीं मानता है तो घर में फूटन होता है थोड़ा सा, तो आप नहीं मान रहे हो तो ठीक है, आप अलग रास्ता जाना चाहिए, जाओ भाई। बाकी हमारे पास ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह अभी भी संदेशा भिजवा रहे हैं कि आ जाओ। देखिए, मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल ज्ञान कहता है कि एक दूसरे से संपर्क संवाद बना रहना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अपने विचारधारा पर अडिग रहिए। जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है, अपना विचारधारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, मायावती जी से आप लोगों का संवाद होता है, अपना किया है, लोग करते हैं, बड़े नेता जो अपना संपर्क करते हैं। क्योंकि सपा वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम हो गई है बसपा।
नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ फैलाते हैं। अच्छा जी, स्वतंत्र देव जी, मेरे सामने अब हम इंटरव्यू के उत्तरार्ध में आ गए हैं। आपके कुछ चर्चित बयान हैं, तो हमसे लोगों ने कहा जरा पूछ लीजिएगा कि यही मतलब था, ऐसा तो नहीं कि मीडिया वालों ने कुछ और कोट कर दिया, फॉर्च्यूनर चढ़ा दी टाइप का। अगस्त 2021 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, कहाँ है महंगाई? मुझे तो कोई महंगाई से नाराज़ नहीं दिख रहा है। अगर महंगाई नहीं थी तो फिर वैट क्यों घटाना पड़ा? महंगाई नहीं थी तो सरसों का तेल क्यों 1 लीटर दे रहे हैं? महंगाई नहीं है तो क्यों बिजली के बिल हाफ करने पड़े? देखिए, उस समय क्या परिस्थितियां थी और कैसे क्वेश्चन निकलता है, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग दिन होते हैं। आज अपने हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस समय कौन पत्रकार था, क्या क्वेश्चन पूछा, कोई ध्यान नहीं रहता। ध्यान नहीं, महंगाई मुद्दा था, उसका उत्तर उस समय दिया जाता है। महंगाई मुद्दा है, रोज रोज को उत्तर क्या देना उसका? महंगाई मुद्दा है, मतलब रोज रोज को उत्तर क्या दे उस समय? चलिए आप दे दीजिए, महंगाई मुद्दा है। कोई उत्तर आज सब सूचकांक कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी। आज के डेट में चुनावी वर्ष में एक जो गरीब है, गरीब की मूलभूत आवश्यकता है, वह उसके लिए चाहे कोरोना महामारी जैसे इस समय कोरोना महामारी में भी एक गरीब का जो ख्याल रखना चाहिए, वो केंद्र और राज्य सरकार ठीक ढंग से उसको रख रही है। दूसरे बयान पे आते हैं। आपने कहा यूपी में रात के 12 बजे महिलाएं किसी भी इलाके में अकेले जा सकती हैं। आपकी पार्टी की बेबी रानी मौर्य ने कहा 6 बजे के बाद थाने मत जाना। ये विरोधाभासी नहीं है? देखिए, वो बाद में मैं पूछा था, बोली मैंने नहीं दिया बयान। ये तो बड़ी सहूलियत है। पूछा था बेबी रानी से, अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दिया। हाँ, लोगों ने ये भी कहा भी, देखिए बेबी रानी मौर्य का जिक्र आया कि भाजपा को ये चिंता है कि मायावती जी के बाद दलित वोट और उसमें भी जाटव वोट ये भाजपा के पाले में आ जाए, इसलिए गवर्नर को इस्तीफा दिला के संगठन में लाए हैं, चुनाव लड़वाएंगे। असीम अरुण कानपुर में पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, IPS, उनको भी चुनाव लड़वाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ब्यूरोक्रेसी से, कहीं पुराने लोगों को ला के जाटव समाज में भी एक नई लीडरशिप बिल्ड हो, इसके लिए बीजेपी लगी हुई है। देखिए, पार्टी का हम काम करते हैं तो विस्तार तो करेंगे ना, यानी समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व हो, सभी जातियों का नेतृत्व हो जी, और सब लोग एक गरीब के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए काम करें, एक सामाजिक और सोशल इंजीनियरिंग भी दुरुस्त रहे, और सोशल इंजीनियरिंग भी उसका दुरुस्त रहे। कुल मिलाकर आप एक जातिवाद नहीं, आप पद पर बैठने के बाद समाज के सभी वर्गों की चिंता करना आपका दायित्व है। IAS IPS बढ़ा आ रहे हैं। देखिए, जो अच्छी पार्टी रहती है वहाँ ईमानदार लोग जाते हैं, और लोग कहते हैं जो सत्ता में पार्टी रहती है ब्यूरोक्रेट्स उधर जाते हैं। ना ईमानदारी, अरुण असीम एक अच्छे अधिकारी हैं। हाँ, नहीं, मैं असीम अरुण पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। और असीम अरुण जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। अखिलेश सरकार का कृत्य मुगल आक्रांता गजनी और गोरी से कम नहीं। उन्होंने देश को लूटा और अखिलेश भी ऐसा करते आए। लोग कह रहे हैं बीजेपी की पूरी चिंता ये है, अखिलेश यादव के लिए बार बार इस तरह के शब्द इस्तेमाल करो, वो रिएक्ट करें, सपा को मुस्लिम परस्त पार्टी साबित कर दो, हिंदू मुस्लिम हो जाए। योगी जी कह भी रहे हैं 80-20 तो काम बन जाएगा। यही रणनीति है, इसलिए ये बयान। सौरभ भाई, मेरे को बताओ जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे साथ 7 साल से केंद्र में सरकार है, 5 साल से राज्य में सरकार है। ये सब अलुल जुलूल के चक्कर में हम क्यों पड़ेंगे? अजनी गजनी हमारे सामने एक गरीब है, गरीब का भी। कोरोना जैसे महामारी में आदरणीय योगी जी पिता के देहांत पर घर नहीं जाते हैं, और कोरोना से कैसे लोग बचें, और महीने में 2 बार अन्न कैसे उनके घर में पहुंचे। प्रधानमंत्री अन्न मतलब मुफ्त योजना जो प्रधानमंत्री का, और गरीब कल्याण योजना, और राज्य का है, यानी महीने में 2 बार 15-15 दिन में हमें गरीब बचाना है कि ये लोगों जैसे भ्रष्टाचार करना है। ये लोग तो राज्य को लूटने आते हैं, भ्रष्टाचार करने आते हैं। एक वंशवाद की पार्टियां हैं, एक जातिवाद, अपना गोत्रवाद की पार्टियां अपना चलाते हैं लोग। ये कोई दल है क्या? ये सपा बसपा, मतलब कुल मिलाकर हमें तो एक गरीब खुशहाल 5 साल में 80-20 में 20% कौन है? ये लोग अपना पता नहीं क्या 80-20 करते। अरे आपके मुख्यमंत्री कहते हैं 80-20। मुख्यमंत्री तो इसके कारण थोड़े बोले हाँ कि मुस्लिम हिंदू। हाँ, 80-20 का मतलब जो लोग अराजकता फैलाते हैं, जो जेएनयू में इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, हाँ, इस प्रकार के लोग जो बयान करते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा और उसकी जांच क्यों नहीं अभी तक पूरी हो पाई? कम्युनिस्ट और ये सब जो करते
वह विषय है जांच, मतलब ये लोग जो करते हैं ये 20%। हम एक प्रधानमंत्री ये बढ़िया एक मैजिक फिगर पे पहुंचे आप लोग की 20%। प्रधानमंत्री सड़क योजना हाँ। एक मुसलमान को देते हैं, प्रधानमंत्री आवास एक मुसलमान को भी देते हैं, हिंदू को भी देते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते। मैं सबका साथ, सबका विकास और सभी के विश्वास के साथ आगे बढ़ आप रहे हैं। देखिए सबके विश्वास की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। आज 3 तलाक समाप्त हुआ है। आज मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं खुश है। ये लोग गलत फहमी है कि हमें इतना वोट मिल रहा है, कि एक तरफा जा रहा है वोट। क्यों देगा आपको? भाजपा को भी मुसलमानों का भाई वोट वो मिलता है। ऑलरेडी मुस्लिम महिलाएं, बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी सपा शासन में। तो एक चीज बताइए, मतलब इसलिए उनको बीजेपी शासन, योगी जी का लगता है यार शांति तो कम से कम, और मोहल्ले में दंगा मंगा फसाद तो नहीं रहता। इस साल रोज दंगा 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 दंगा, 5 साल में एक दंगा नहीं। एक बात बताइए, और शांति से, और अपना गरीब आता है कोटे से ले गया, एक घटतौली नहीं है। हाँ। और सब शांति से काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो फालतू जुलूल के क्यों बात करना है? ये सब ये सपा उपा करते रहते हैं। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही स्वतंत्र देव जी, जो मैं एक वीडियो वायरल हुआ था आपका कि स्नेह बना रहे, तो आपने कहा कि देखिए राजनीति में शिष्टाचार, संवाद और ये मर्यादा रहनी चाहिए। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र देव जी व्यक्तिगत तौर पे तो इस मर्यादा का ख्याल रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दबाव है, मंच पे जाते ही आजकल उग्र हो गए हैं और उस उग्रता के चक्कर में वो विपक्षियों पे लेबल लगा रहे हैं। क्या बयान है? जो भी पार्टियां यूपी में आई हैं बीजेपी के अलावा, सब आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद का समर्थन करने आई है। आपको वाकई लगता है कि जो बीजेपी के विरोध में है वो सब इसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? क्या है सौरभ भाई, ये जो उत्तर प्रदेश है, वास्तव में उत्तर प्रदेश में एक एक नेता को उसने दिया है। एक एक नेता दिया, अच्छे लीडर दिया है। एक ईमानदार नेतृत्व। अब भले दूसरे अलग पार्टियों दूसरे दल में रहे, चाहे अपने रहें, कांग्रेस में रहें, चाहे सपा में रहें, चाहे बसपा में रहें, चाहे अपने दल में तो हमारे हैं ही एक से एक नेता। तो कुल मिलाकर सब मिला, ये पहली बार ऐसा हुआ 15 सालों से राजनीतिक सिस्टम को चेंज कर दिया। मतलब कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं कि रेट तय हो जाए, किस विभाग के ये रेट, इस विभाग के ये रेट, बीएड की मान्यता ये रेट, इसका ट्रांसफर ये रेट। आपने मतलब 15 साल तक ट्रांसफर उद्योग बना दिया आपने। आपका गरीब का ख्याल नहीं आया, उसकी झोपड़पट्टी का पक्का मकान होगा आपको ख्याल नहीं आया। मुसहर, बनटांगिया, थारू को पक्का मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राजस्व ग्राम से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। बेचारा डोली धोते धोते, पानी भरते भरते बड़े आदमियों के यहाँ उसका जीवन बच गया। उसका पुरसा हाल कौन होगा? तो आदरणीय योगी जी आने के बाद उस बनटांगिया, मुसहर, थारू को उत्तर प्रदेश में पक्का 41 लाख मकान के ऊपर पक्का 41 लाख मकान देना, और उसका 1 रुपये रिश्वत न लगे। नहीं, इसका विपक्षियों को माओवादी और आतंकवादी कहने से क्या संबंध? मैं संबंध इसलिए कि आप आएंगे तो आतंकवाद को छोड़ दो, आप आओगे तो सीमे को छुट्टा दे दो, आप आएंगे तो नक्सलवाद, आप आएंगे तो गुंडागर्दी को छूट दे दो। यानी आप कम से कम कानून को तो काम करने दो। आप दरोगा पीटेंगे, पुलिस को पीटेंगे, आप पता लगे तो आपके भी शासन में तो दरोगाओं ने जाके गोरखपुर में मार दिया होटल के अंदर, लेकिन बचे क्या? कानपुर का व्यापारी था। नहीं बचे क्या? अब बताइए, कोई प्रदेश का अध्यक्ष या संगठन बचाए हो? आईपीएस थे मणिलाल पाटीदार, अभी तक फरार चल रहे हैं माइनिंग में। किसी को नहीं बचाता कोई भैया जी, किसी को बचाता नहीं। यहाँ मदद किसी की नहीं होता है। जो दोषी है वहां पर सपा में अभी कह रहा हूं ना, सत्ता अखिलेश यादव, नेता मुलायम सिंह जी रहे हो, लेकिन चलती थी आजम खान का। वह देश के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, चाहे एक गरीब को सता दे, उसकी जमीन कब्जा कर ले। मुख्तार की स्थिति यही थी, अतीक की यही स्थिति थी राज्य के अंदर, और जितने सपा में लोग थे, आतंक का राज था, यही था। लेकिन आज 5 सालों के अंदर आप एक भी नहीं बता सकते हैं कि ये व्यापारी आतंक मचाया है। आपको मालूम था कि कौन चलाता था? शराब का कॉन्ट्रैक्टर कौन है? आपको मालूम था कि इंजीनियर से मान लो यहां तक कैसे पहुंचा, एक्सप्रेस हाईवे ये सब कैसे बना? तो यहां तय था। लेकिन योगी जी के शासन में आप एक भी नहीं बता सकते हैं कि ये राज्य व्यापारी चला रहा है कोई। चलिए, योगी जी के शासन पे योगी जी से भी बात हुई है, अभी मौर्य जी से भी होगी, जो योगी जी की कुर्सी पे पहुंचना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, ये हमारा कू के साथ टाई अप है, सोशल मीडिया पार्टनर है, तो 2 लोगों ने वहाँ, सवाल तो बहुत आए लेकिन समय की कमी, 2 सवाल लिए। केशव जी भी नहीं पहुंचना चाहते, केशव भी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं।
ताकि वो भी खड़े हो सके। पार्टी का काम, लोगों ने तो कहा स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लक्ष्य है सत्ता, एक ही लक्ष्य है, सत्ता कैसे मिले, सरकार दोबारा आवे और गरीबों की सेवा कैसे करें हम। अच्छा जी, जो शेष बचे हैं पक्का मकान बनाने को, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि केशव जी बंसल जी एक तरफ और ये खड़े हो गए योगी जी के साथ। मकान पर कैसे बने एक गरीब पक्का का मकान, इसलिए काम कर रहे हैं। कू पे ये सवाल है। जैसे 2 उदाहरण मैं देता हूं जी दीजिए। जैसे एक तरफ पूरा पक्का मकान बन रहा है लोगों के, गरीबों की तरह। आदरणीय मोदी जी एक तरफ स्वच्छता कर्मी का पैर धोते हैं, दूसरी तरफ मजदूरों के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। लोग कहते हैं स्वच्छता कर्मियों के पांव छूते हैं, लेकिन पूरे देश में सैनिटेशन वर्कर्स की सुरक्षा की जो स्थिति है, आप नगर पालिकाओं में जाइए, भर्तियों का जो आलम है, पहले पक्का होता था, अब कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। आज भी इस देश में कितने लोग सीवर की सफाई करते हुए मर जाते हैं। आलोचक कहते हैं सिंबोलिज्म छोड़िए पांव धोने का, वाकई कायाकल्प करना चाहते हैं तो उनकी सौरभ भाई ये दिशा दिया जाता है, ये हम सबको काम करना है, एक व्यक्ति से नहीं होगा। यानी हम कुर्मी हैं, तक कुर्मी ऐसे बुजुर्ग को साथ उनका पैर धोकर उनको सम्मान समाज में नहीं दे सकते हैं क्या? आप ब्राह्मण हैं तो चलो हम आज ब्राह्मणों के ऐसे 100 बुजुर्ग हैं, चलो हम नहीं छोटे का बुजुर्ग हैं, हम आज समाज का मंगलवार का दिन है यार, चलो यार प्रसाद से लगाएंगे। आज मलिन बस्ती में रेलवे स्टेशन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का, चलिए आज हम लड्डू का प्रसाद इनको बांटेंगे। ये तो समाज को लगना पड़ेगा, पूरा समाज एकजुट होकर काम करेगा। कोई हम आप अकेले सरकार काम नहीं कर सकते, ये जन आंदोलन, समाज को परिवर्तन करना है तो आपको जन आंदोलन। और इस समाज में देश में रहने वाले एक एक दायित्व है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी जो दिशा या स्वामी विवेकानंद जी ने दे कर गए हैं, ये सभी को पालन करना पड़ेगा। थोड़ी तो स्वतंत्रता संग्राम में दिशा पंडित नेहरू ने भी दी होगी। हाँ, तो कौन मना कर रहा है? जो दिए नेहरू ने तो दिया, नेहरू से लेकर इंदिरा जी और इंदिरा जी से लेकर सोनिया तक 70 सालों में गौ भक्तों पर गोलियां इन्होंने चलवाया। अच्छा, राम सेतु ने राम को नकारा, अपने को हिंदू कहने से डरते थे। यदि ये लोग सही रहते पूरा तो आज देश को इतना क्यों भुगतना पड़ा? आज यहाँ गरीबी नहीं। इंदिरा जी भी हिंदू विरोधी थी, एक गरीब विश्व हिंदू परिषद तो उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाता था। गरीब, आप गौ भक्तों पर गोलियां चली भाई। देखिए बुलाना अलग, मंदिर मठ तो सभी के लिए बना है, गंगा यात्रा हुई थी 80 के तो दशक क्या है के कि लेकिन पूर्वार्ध गौ में। भक्तों पर गोली चलाने वाला पहला इंदिरा सरकार। कितने संत ऋषि मारे गए, मतलब कितना उसमें अत्याचार। और सोनिया तो हद पार कर दिया, सदन के अंदर में। हाँ, ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है, भ्रष्टाचार कहा। अटल जी जैसे महान व्यक्ति, विवाद भी हुआ था, विवाद हुआ। अटल जी कहे कि कहाँ से शब्द उठाई हैं हमें मालूम नहीं, किस डिक्शनरी में है, किस शब्दकोश में है, मुझे कल्पना नहीं है। और आज आदरणीय मोदी जी पर जिस प्रकार लोग आक्रमण करते हैं, देखिए एक आप अपने विचारधारा का काम करो ना। आप सुबह से शाम तक हमें को कोसना है, आप काम भी नहीं करते हैं रचनात्मक। आप कोरोना महामारी में बाहर नहीं निकलेंगे। कोस रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ कोस रहा हूं, मैं तो गरीब के काम कर रहा हूं। आप परेशान हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल गरीब के ही काम पे है। कू हमारा सोशल मीडिया पार्टनर है, वहां शिवांश ने पूछा है, स्वतंत्र देव जी से पूछिएगा, छात्र राजनीति से आए हैं, छात्रों की चिंता क्यों नहीं करते हैं? संगठन में है, सरकार पर दबाव बनाए छात्रों के रोजगार को लेके। यहाँ इको गार्डन में लड़का बैठा रहा, सब शिक्षक भर्ती को लेके लाठियां चली आपकी सरकार के दौर में, थाली लेके प्रदर्शन हुआ तो उनपे मुकदमा कायम कर दिया योगी सरकार ने। आप तो छात्र राजनीति से आए, चिंता करते। ये सपा बसपा शासन नहीं है, ये योगी सरकार है और लोगों की बात सुनी जाती है और निर्णय होता है पक्ष में। जो भी आंदोलन करता रहते हैं उसकी बात सुनी जाती है, फिर यदि कोई कठिनाई है तो उनके पक्ष में यदि कोई गलत काम हुआ है तो फिर निर्णय होता है। और ऐसा नहीं कि हम मुकदमा कायम कर दें या कुछ कर दें, ऐसा हम लोगों का ये रहता है। हम लोग बातचीत करते रहते हैं अधिकारियों से, किसी नौजवान पर किसी प्रकार का मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए। एक बार आपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लिया, अब आप तस्दीक कर लीजिएगा अपने अपने जिलों में। बैठ कर एक बार बातचीत करना चाहिए। हाँ, कोई वैसा है तो विषय अलग है, लेकिन ऐसे आंदोलन करता है जो यदि बातचीत पर तैयार है, मानते हैं, तो आप काम करना चाहिए। आकांक्षा का सवाल है, उनके विषय का सुनना चाहिए। कू ऐप पर आकांक्षा का सवाल है, बीजेपी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है? आज तक कोई भी प्रदेश अध्यक्ष महिला नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने कह दिया 40% टिकट देंगे और पहली सूची में है भी, पर बीजेपी में इतना टिकट क्यों नहीं है? आप मेरे को बताओ, देश के वित्त मंत्री
महिला है। हाँ बिल्कुल है, हमारे जेएनयू की ही पढ़ी हुई हैं। विदेश मंत्री भी महिला थी जी, सुषमा जी। हमारे लगभग पदाधिकारी हमारी टीम में महामंत्री जैसे पोस्ट पर एक महिला है, जो जनरल सेक्रेटरी इतने महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। लगभग हमें लगता है प्रदेश मंत्री और मिलाकर इस समय लगभग 10 के ऊपर पदाधिकारी होंगे परसेंटेज पर मतलब कानून पदाधिकारी होंगे जी। और राज्य के अंदर मंडल से लेकर ऊपर तक लगभग 50,000 महिला पदाधिकारी होंगे। अरे आपका संगठन भी तो इतना बड़ा है, इतने करोड़ मेंबर। मैं कह रहा हूँ लगभग महिलाएं होंगी, जो महिलाओं टिकट में कितनी महिलाओं का टिकट में भी महिलाओं को बड़े पैमाने पर नेतृत्व मिलेगा। टिकट में भी देखते हैं। आपने जमघट में स्वतंत्र देव सिंह को सुना, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय है ज़रूर बताइए। संगठन के व्यक्ति हैं, अब इनको लग रहा था सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे पॉलिटिकल करियर पर, और मुझे ऐसा लगा कि आप अपने पॉलिटिकल करियर पर बात करने से बच रहे हैं, इसीलिए बार बार मोदी जी की योजनाएं, योगी जी की योजनाएं। लोगों ने कहा स्वतंत्र देव सिंह की तरक्की का भी यही राज है, टकराव नहीं करते हैं किसी से। एक व्यक्ति ने कहा धनिया की तरह हैं, धनिया सब पे चल जाती है, सब्जी में भी, दाल में भी, कबाब में भी। तो स्वतंत्र देव जी इसीलिए चल रहे हैं ऊपर। धनिया नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारधारा सब दे कर गए हैं। कार्य पद्धति क्या होना चाहिए, एकात्म मानव दर्शन क्या है, अंत्योदय क्या है, विदेश नीति क्या है, और वो किसी किसी को ज्यादा सूट कर रहा है। नहीं, कृषि नीति क्या है। हाँ। आप कुल मिलाकर देखिए, मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, बिल्कुल रोज सीखता है। हाँ। और एक अपने छोटे कार्यकर्ता से भी संस्कार हम लेते हैं। कभी कभी बैठते हैं तो मंडल अध्यक्ष भी ऐसा आपके कार्यकर्ता ने और टिप्पणी की। नहीं, ऐसा रहता है कि उसे संस्कार। देखिए, मैं अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष बन गया तो नहीं हम पूर्ण हैं। कोई ना कोई कमियां हमारे व्यवहार में, कभी मान लो डांट देते होंगे, कभी या कभी ज्यादा दुलार दे देते होंगे, तो इसका मतलब हम पूर्ण नहीं है, हम पूर्ण नहीं है। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ता से कभी कभी हम लोगों से भूल भी हो जाती है, तो वह भूल भी कभी कान में बता देता है कि भाई साहब ये गलती हो गई है। तो ऐसा नहीं कि हम उसे गुस्सा होते हैं, वो सुधारने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता ने एक और जो टिप्पणी की बता देता हूँ आपको, अध्यक्ष जी को भी जरा फीडबैक मिलना चाहिए। कार्यकर्ता बोले स्वतंत्र जी प्रेम बहुत करते हैं, काम नहीं करवाते हैं। बोले कोई कितना भी नाराज रहे, टिकट नहीं मिला, संगठन में नहीं मिला, ये नहीं मिला, बहुत बहुत प्यार से बतियाएंगे, एकदम उसको प्रसन्न करके भेजेंगे, भले ही जिस काम के लिए वो आया वो हो या ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो कार्यकर्ता जुड़ा है वो किस लिए जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में क्यों काम करता है। ये सपा बसपा नहीं कि हम ठेकेदारी, पट्टेदारी, कोटेदारी करने आए। ये भी काम उसका, यदि बिजनेस करता है तो मदद करना चाहिए, लेकिन कल का वो मेरा कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष है, उसको नेतृत्व करना है। एक कठिन परिस्थितियों में कैसे धीरे धीरे बढ़े, कैसे तपस्या करे, कैसे त्याग करे, ये धीरे धीरे कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पोसे, अपने महत्वाकांक्षाओं को परिवर्तित करते हुए एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़े और उस स्थान पर बैठकर समाज के सभी वर्गों का चिंता करे और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखते हुए। ये बिल्कुल आपको, आप भाजपा की कोई भी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ेंगे, दीनदयाल जी, अटल जी, अंत्योदय, एकात्म मानववाद, ये सब पार्टी ने कैसे खड़ा किया, कैसे पंडित दीनदयाल अटल जी ने किया होगा, जिसको चना मिल नहीं रहा था, फटा हुआ जैकेट था, आज कितनी बड़ी पार्टी। आपके भी फटे एक पार्षद हुआ करते थे तो हम लोग खुश। हैदराबाद में चेयरमैन जीत जाता था तो होता था कि मिठाई उरई में बांटो। आज राज्यपाल, विधायक, करोड़ मतलब हजारों में सब पार्षद, पूरे राज्य के अंदर पार्टी की स्वीकारता, हमारे नेता की विश्व में स्वीकारता, और विश्व सुन रहा है आपके नेता को, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, अध्यक्ष जी बराबर आपकी तारीफ कर रहे हैं, विश्व सुने न सुने लेकिन संगठन में। चलिए, जमघट में इस अंक में इतना ही। स्वतंत्र देव सिंह के तमाम दावों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्वतंत्र देव जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।